सो दोस्तों हम स्टार्ट करेंगे हमारा डिस्कशन ऑन क्वेश्चन चैप्टर 2। यस बेटा, क्वेश्चन डिस्कशन हमको एक जहाँ तक है ये इंसाइट देता है कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं और कैसे लिखना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर एग्ज़ाम के क्वेश्चंस, आरटीपी के क्वेश्चंस या फिर यहाँ पे मॉक टेस्ट पेपर के क्वेश्चंस आपको इजी लग रहा है, मतलब आपकी पढ़ाई अच्छे से हो रही है, अब डरने की कोई बात नहीं है। और जो जो क्वेश्चन मैं आपको कहूँगा कि लिख कर देखना, तो वो क्वेश्चंस आपने ज़रूर लिख कर देखना है, उसके पॉइंट्स भी आपको कवर करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हमारा ये चैप्टर। डन। आते हैं चैप्टर नंबर 2 पे, चार्ज एंड कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई। ठीक है, अगर आपने मेरा क्लास किया होगा तो मैंने ये चैप्टर 2 और चैप्टर 3 ये कंबाइन कर लिया था, चार्ज ऑफ टैक्स एंड कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई। ये 2 और 3 था, उन दोनों को मैंने इसी चैप्टर में क्वेश्चनर में कंबाइन कर लिया है। अगर हम इंडेक्स पे आए, मैं आपको एक बात बार बार करना चाहूँगा, और जब भी मैं नया चैप्टर स्टार्ट करूँगा तो नए चैप्टर में मैं आपको ये बार बार कहते रहूँगा कि मैंने हर कॉन्सेप्ट पे, अगर आप ध्यान से देखते हो तो मैंने हर कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस कवर किए हैं, हर कॉन्सेप्ट पे मैंने पेज नंबर दिया है और कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस कवर किए हैं ये भी बताया है। इस चैप्टर में मैंने 39 क्वेश्चंस कवर किए हैं। ठीक है, तो यस बेटा, मोर देन इनफ क्वेश्चन है, अगर आप ये देख लो। और स्पेशली इसमें एग्जामिनेशन क्वेश्चंस, ICAI मेटल के क्वेश्चंस और RTP क्वेश्चंस भी देख लिए तो आपकी इनफ प्रैक्टिस हो जाएगी। और आपने अगर मेरा रेगुलर कोर्स किया होगा तो दोस्तों हमने बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी किए कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, और एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो आपको समझ जाएगा कि जो लेवल का प्रैक्टिस क्वेश्चंस हमने क्लास में किया उसके हिसाब से एग्जामिनेशन क्वेश्चंस बहुत ईजी है। नीचे एक एनालिटिकल टेबल दिया है जिसमें मैंने यहाँ फिर से आपको कह दूं कि ये क्वेश्चन है डिस्कशन टोटली बेस्ड ऑन आवर इंस्टीट्यूट मटेरियल। ठीक है, तो जहाँ तक देखा जाए तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चंस आप देख रहे हो मटेरियल के क्वेश्चंस हैं, मैंने एग्जामिनेशन क्वेश्चंस भी कवर कर लिए, RTP मॉक टेस्ट पेपर के क्वेश्चंस भी मैंने इसमें कवर कर लिया, और कुछ अदर क्वेश्चंस मैंने यहाँ बनाए हैं। ऐसे 39 क्वेश्चंस इसमें लिए हैं। मैं यहाँ पे चलो आगे का डिस्कशन स्टार्ट करूँगा। चलिए दोस्तों, मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि यहाँ मैं जो क्वेश्चन है डिस्कशन करने वाला हूँ, सारे क्वेश्चंस तो नहीं, लेकिन इसमें से मोस्टली जो एग्जाम के क्वेश्चंस या ICAI मेटल के क्वेश्चंस है जो मुझे लगता है कि आपके साथ डिस्कस करना चाहिए और आपको मैंने प्रेजेंटेशन समझाना चाहिए, इंक्लूडिंग RTP क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस मैं आपके साथ फटाफट यहाँ डिस्कस कर लेता हूँ। बाकी जो क्वेश्चंस रहेंगे वो क्वेश्चंस तो आप जो है यहाँ पे रीड भी कर लो तो आपको अच्छे से समझ जाएंगे, अगर आपने रेगुलर कोर्स अच्छे से किया होगा तो। ठीक है, शुरू करें, चलिए। नाउ ये क्वेश्चन अगर आप देखते हो तो इस क्वेश्चन में मैंने डिफाइन टैक्सेबल टेरिटरी एंड नॉन टैक्सेबल टेरिटरी ये क्वेश्चन लिया है। चलिए इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना। रेगुलर क्लास में मैंने डिस्कशन में आपको बहुत सी बार बताया था, पर अब डेफिनेशन यहाँ कवर कर लेते हैं और एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। जहाँ तक देखा जाए तो आपको आंसर सिर्फ इतना ही लिखना है अगर एग्जाम में पूछा जाए। ये मेरी नोट है जस्ट फॉर रेफरेंस पर्पस। ठीक है, टैक्सेबल टेरिटरी मीन्स टेरिटरी टू विच प्रोविजन ऑफ GST एक्ट अप्लाई, दैट इज होल ऑफ इंडिया। पूरे इंडिया में जहाँ GST लॉ अप्लीकेबल है उसको टैक्सेबल टेरिटरी कहा जाता है। और नॉन टैक्सेबल टेरिटरी मतलब टेरिटरी इन विच इज आउटसाइड द टैक्सेबल टेरिटरी, मतलब इंडिया के बाहर। मतलब इंडिया के बाहर कोई सप्लाई होता है, चलो कोई इंडियन कंपनी है, टाटा की कंपनी है, क्यों ना ओरिजिन इंडिया का हो, पर सप्लाई अगर इंडिया के बाहर होता है तो वो सिचुएशन में, आई रिपीट, सप्लाई अगर इंडिया के बाहर होता है तो वो सिचुएशन में उस टाटा पे GST नहीं आएगा। टाटा की कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी चाइना में है, मैंने दुबई में देखा है। अब दुबई में यहाँ ताज होटल है, सर्विस दे रहा है, तो दुबई में जो सर्विस होगा उसके ऊपर इंडिया में GST नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जहां तक सप्लाई वो दुबई का है। इन सिंपल वर्ड, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी मतलब टेरिटरी आउटसाइड इंडिया जहां टैक्सेबिलिटी नहीं है और वहां GST लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। इसलिए इंडियन लोगों को बाहर जाके क्या करना है करो, क्या करना है करो, पर इंडिया में आपके ऊपर लायबिलिटी आ जाएगी। तो ऐसे सिचुएशन में जहां तक है इंडिया की डेफिनेशन मैंने आपको पढ़ाई थी, जस्ट रेफरेंस के लिए याद दिला दूं। जमीन, आसमान और पानी, टेरिटरी ऑफ इंडिया, टेरिटोरियल वाटर उसमें कवर होगा,
सबसॉइल कवर होगी, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कवर होगा, एज वेल एज कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये मैरीटाइम जोन भी कवर होगा, और एयर स्पेस अबव टेरिटरी एंड टेरिटोरियल वाटर उसमें कवर किया जाएगा। ओके, तो ये आपने देखा था रिगार्डिंग टू इंडिया की डेफिनेशन। बेटा ये कॉन्टिजियस जोन वगैरह ये आपको इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने दे दिया है, पर कॉन्टिजियस जोन नहीं, आपको टेरिटोरियल वाटर और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ये उसका लिमिट दिया, पर एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट आपको रेफरेंस के लिए दिया गया है। ओके चलो, चलिए बेटा नेक्स्ट ये जो डिस्कशन है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द टर्म रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज अंडर CGST एक्ट 2017। ठीक है, रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मतलब हमें रेसिपिएंट की डेफिनेशन बताना है। अब रेसिपिएंट की डेफिनेशन आपको, अगर आपको ये पता होगा तो आपको चार्ट में याद आएगी, क्योंकि पैराग्राफ में आपने कभी देखा ही नहीं है। चार्ट में रेसिपिएंट की डेफिनेशन कंसिडरेशन है और नो कंसिडरेशन। अगर कंसिडरेशन है तो पर्सन जो कंसिडरेशन दे रहा है, और नो कंसिडरेशन होगा तो सप्लाई ऑफ गुड्स हो और सप्लाई ऑफ सर्विस हो। ओके, तो सप्लाई ऑफ गुड्स होगा जिसको डिलीवर्ड किया, मेड अवेलेबल किया, कुछ याद आ रहा है चार्ट? ओके, मेड अवेलेबल कर दिया। ओके, और सर्विस मतलब जिसको सर्विस रेंडर किया। फिर मैंने आपको दिया था कि एजेंट भी रिसिपिएंट माना जाता है। ओके, तो इन शॉर्ट आपको इस तरह का चार्ट याद आ रहा होगा, लेकिन बेटा एग्जाम में आप चार्ट ड्रॉ करोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। फिर आपके सामने एक नया चैलेंज आएगा कि सर चार्ट को हमने कैसे प्रेजेंट करना चाहिए। इसीलिए ये क्वेश्चन जो है ये मॉक टेस्ट पेपर में पूछा गया था, और प्रेजेंट कैसे करना चाहिए ये लिख कर देखना। ओके, मैं अभी समझाऊंगा, पर ये लिख कर देखना, सो दैट इससे आपको एक प्रैक्टिस नहीं डेवलप होगी, और वो कि चार्ट को कैसे पॉइंट वाइज मैनर में प्रेजेंट करना चाहिए। लिखते वक्त आपको क्या ख्याल रखना है, सेक्शन 293 कोट किया है। एक पहला ही टेंशन यहाँ आ जाता है कि सर सेक्शन 293 याद रखना है क्या, सेक्शन याद नहीं रखना है। हाँ, जब हम कोई डेफिनेशन लिख रहे हैं तो सेक्शन 2 भी लिख दिया तो दैट्स इनफ एज पर सेक्शन 2 ऑफ CGST एक्ट। नहीं याद आ रहा है तो एज पर द डेफिनेशन ऑफ एक्ट, रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज मींस। अब देखो उन्होंने कैसे किया, अगर कंसिडरेशन है, और देखो प्रेजेंटेशन करते वक्त भी अगर आप ऐसा ब्रेक करो तो कितना अच्छा लगेगा। हाईलाइट जो मैंने कलर में दिया है वो आप अंडरलाइन करो। कंसिडरेशन इज पेबल फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। सर शॉर्ट में SOG और SOS लिखा तो चलता है क्या, मार्क्स नहीं करते, लेकिन आप पूरा कंप्लीट वर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज लिखो तो ज्यादा बेटर है। कंसिडरेशन है तो पर्सन इज लायबल टू पे दैट कंसिडरेशन। कंसिडरेशन नहीं है, ओके, इफ नो कंसिडरेशन तो फिर आपको B और C अलग से लिखना पड़ेगा। इसमें लिखते वक्त क्या ध्यान रखना पड़ेगा, नो कंसिडरेशन सप्लाई ऑफ गुड्स अलग, नो कंसिडरेशन सप्लाई ऑफ सर्विस अलग। तो टू हुम द पर्सन हैज, टू हुम द गुड्स आर डिलीवर्ड और मेड अवेलेबल, और टू हुम द पोजीशन और यूज ऑफ गुड्स इज गिवन और मेड अवेलेबल। ठीक है, ये होगा। और नो कंसिडरेशन इज पेबल फॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज, द पर्सन टू हुम द सर्विस इज रेंडर्ड। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट ऐड किए। एनी रेफरेंस टू अ पर्सन टू हुम सप्लाई इज मेड शैल कॉन्स्टिट्यूट अ रेफरेंस टू रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई। हाँ, और उन्होंने डेफिनेशन और ओपन रखी। ओके, अगर पढ़ते पढ़ते ये लाइन नहीं समझी तो भी चलेगा, लेकिन मैंने वो पॉइंट में अलग कर दिया। और वो क्या किया, और ये मैंने चार्ट में लिखा भी नहीं दिया, क्योंकि अगर आपने मेरे क्लास में चार्ट किया तो मैंने लिखा के भी नहीं दिया, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं। पर ओके, वो कहना क्या चाहते हैं, कभी कभी हम एक्ट पढ़ते करते ओके, हो सकता है कि कंसिडरेशन वगैरह पर ध्यान न देते हुए हमने खुद कह दिया कि ये रिसिपिएंट है, तो मान लेना कि वो रिसिपिएंट है। कंस्टिट्यूट उसको ऐसा कंस्टिट्यूट कर लेना कि वो रिसिपिएंट है। होता है आएगा ऐसा कि भाई सेक्शन खुद कहेगा दिस इज द पर्सन रिसिपिएंट, तो एनी पर्सन टू सप्लाई इज मेड शैल बी कॉन्स्टिट्यूट द रेफरेंस टू रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई। मतलब किसी पर्सन को हमने सप्लाई किया और कहा कि ये रिसिपिएंट है, तो आपने भी मान लेना कि वो रिसिपिएंट है। ठीक है, तो ये जो है उन्होंने दिया है, पर ठीक है, ये 2 पॉइंट नहीं भी लिखा तो चलेगा, लेकिन ये वाला पॉइंट जरूर लिखना कि रिसिपिएंट शैल इंक्लूड्स एजेंट एक्टिंग ऑन द बिहाफ ऑफ रिसिपिएंट। ओके, तो ये पॉइंट जरूर लिखना। इस तरह से अगर आपने एग्जाम में क्वेश्चन आया और इस तरह से प्रेजेंटेशन बिल्कुल पॉइंट वाइज मैनर में लिखा, ABC एजेंट का पॉइंट कवर किया, तो बॉस ऐसे स्टेप वाइज मार्क्स आते हैं। और ये स्टेप वाइज मार्क, ओके समझ लो 2 मार्क का क्वेश्चन आया तो हाफ 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 और हाफ ऐसा आ सकता है। ये डायरेक्ट आपको 2 ऐसे मार्क्स दिए जा सकते हैं। मार्क्स लेना आसान है, ओके, बस आपको प्रेजेंटेशन सीखना पड़ेगा। चलिए, एग्जाम में डीम डिस्टिंक्ट पर्सन पे सवाल पूछा जा सकता है। ये मैंने कुछ केस स्टडी बनाई है डीम डिस्टिंक्ट पर्सन पे। एग्जाम का क्वेश्चन नहीं है, पर मैं ये ले रहा हूं क्योंकि अगर क्वेश्चन आता है तो आपके यहाँ पे कंसेप्ट बहुत क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो जहां तक देखा जाए, एक्सप्लेन द टर्म डीम डिस्टिंक्ट पर्सन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस अकॉर्डिंगली। स्मार्ट प्राइवेट लिमिटेड
हैव अ रजिस्टर्ड हेड ऑफिस लोकेटेड इन बैंगलोर कर्नाटका, रजिस्टर्ड ऑफिस उनका कर्नाटका में है। हाउएवर द रजिस्टर्ड ब्रांच स्मार्ट प्राइवेट लिमिटेड लोकेटेड इन गुजरात, दो अलग स्टेट में है और दोनों रजिस्टर्ड है। भाई दोनों अलग स्टेट में और दोनों रजिस्टर्ड हो या दोनों सेम स्टेट में और सेपरेट रजिस्टर्ड हो, तभी जहां तक है इसको ईच पर्सन को डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा। वेदर दे फॉल विद इन द एम्बिट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन अंडर जीएसटी, सवाल ये है क्या वो डिस्टिंक्ट पर्सन, ये नहीं पूछा कि वो सप्लाई बोला, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, ये नहीं पूछा कि वो सप्लाई बोला जाएगा नहीं बोला जाएगा, ये नहीं पूछा कि उनके ट्रांजेक्शन का क्या होगा, नहीं, सिर्फ इतना पूछा कि डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन बोला जाएगा नहीं बोला जाएगा। दूसरा, श्रेया लिमिटेड इज हैविंग रजिस्टर्ड एस्टेब्लिशमेंट इन गोवा, it has another establishment in Chandigarh, will they be treated as establishment of distinct person under GST? रजिस्टर्ड एस्टेब्लिशमेंट गोवा है और अनादर एस्टेब्लिशमेंट चंडीगढ़ है, दूसरा जो है वो रजिस्टर्ड नहीं है, जस्ट एस्टेब्लिशमेंट बोला है, पर वो अदर स्टेट में है, वो अदर स्टेट में है, तो यहाँ पे भी विल दे आर ट्रीटेड एज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। चलिए अब आपके सामने मैंने क्या पढ़ाया और आपको स्पेसिफिक क्या लिखना है। ये जिसको आ गया बॉस, उसके लिए एग्जाम बहुत इजी है। मैं आपको बार बार कहता हूँ ये कोर्स बहुत इजी है, ये एग्जाम बहुत इजी है, बस आपको इजी करते आना चाहिए। आई रिपीट, आपको इजी करते आना चाहिए, अदरवाइज ओके यहाँ पे सच में कह दूँ ये कोर्स रियली बहुत इजी है। ठीक है, चलो तो आपको ये समझा देता हूँ। अगर आपको याद होगा तो मैंने सेक्शन 25 सेक्शन 25 आपने जो पढ़ा डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन का, और कितनी सारी याद आएगी, और स्पेसिफिक क्या लिखना 25(4), 25(5). फिर आपके सामने एक मेरा पिक्टोरल इमेज ध्यान में आएगा कि यहाँ फैक्ट्री है, यहाँ वेयर हाउस है, यहाँ डेपो है, अलग अलग स्टेट में, सेम स्टेट में, ये डायग्राम याद आएगी। उसके बाद में सेक्शन 7 आपको बहुत याद आएगा, अरे वो मजा आ गया सर ने कितना अच्छा पढ़ाया, कितना अच्छा पढ़ाया। अरे रुको भाई, अच्छा पढ़ाया तो भी क्या, सेक्शन 7(1)(c) चार्ट याद आएगा, शेड्यूल 1 याद आएगा, शेड्यूल 1 फिर पैरा 1 याद आएगा, पैरा 2 याद आएगा, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड एक्सेट्रा। पर इतना सब कुछ याद भी आता है डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन में, पर क्वेश्चन को देखो कि हमें इतना सब कुछ ये करना है, नहीं, हमें सप्लाई के बारे में बोलना ही नहीं है, हमें टैक्स इनवॉइस के बारे में बोलना ही नहीं है, हमें बस इतना बोलना है कि वो डीडीपी है या नहीं है, दैट्स ऑल। और डीडीपी है या नहीं है, इसमें सेक्शन 25(4) और 25(5) याद आएगा। ख्याल रहे, सेक्शन याद आए तो ही कोट करना। अब आपके सामने चैलेंज क्या है, आपके सामने चैलेंज है कि भाई सर ने जो पढ़ाया था डायग्राम में पढ़ाया था बॉस, डायग्राम में पढ़ाया था, तो डायग्राम को कैसे कवर करना है यहाँ पे, आपके सामने आने वाला चैलेंज कि वो डायग्राम को कैसे कवर करना है यहाँ पे। तो चलिए मैं बता देता हूँ कि डायग्राम को कैसे प्रेजेंट करना है, ये तो खास बात है। और दो अलग अलग सिचुएशन यहाँ पे दी गई है। अब ये दो अलग अलग सिचुएशन को किस तरह से हमको डील करना है। सबसे पहले तो उन्होंने पहली सिचुएशन सेक्शन 25(4) पे और दूसरी सेक्शन 25(5) पे कवर किया। मैं फिर से कहता हूँ बेटा, सेक्शन स्पेसिफिक याद आए तो कोड करो, गलत मत कोड करना, नहीं तो हाथ के मार्क्स जाएंगे। स्पेसिफिक याद आए तो कोड करना, नहीं तो एज पर प्रोविजन ऑफ सीजीएसटी एक्ट, सबसे बेटर आंसर यही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे लीगल प्रोविजन एज पर सेक्शन 25(4) ऑफ सीजीएसटी एक्ट। अब देखो लॉ की वर्डिंग्स क्या है, कोशिश करना ये 25(4) और 5 ये जो है उसके वर्डिंग्स अगर आप वैसे ही लिख पाओ तो ज्यादा अच्छा। पर मैं आपको कहता हूं जो स्टूडेंट को नहीं जम रहा है वैसा के वैसे लिखना, वेट अपने हिसाब से भी लिख सकते हो। अपने हिसाब से कैसे प्रेजेंट कर सकते हो मैं जरूर बताऊंगा आपको। जैसे सेक्शन 25(4) एज पर सेक्शन याद आता है, अच्छी बात। एज पर प्रोविजन ऑफ सीजीएसटी एक्ट आता है, अच्छी बात। ओनली सेक्शन 25 याद आता है तो भी अच्छी बात। सब सेक्शन याद आता है तो भी अच्छी बात। अब मैं ये बार बार नहीं बताऊंगा बेटा, मेरा टाइम इसमें चले जाएगा नहीं तो, और जो चीज पे फोकस करना है वो रह जाएगा। इफ मोर देन वन रजिस्ट्रेशन इज ऑब्टेन, more than one registration is obtained or required to be obtained by a person in one or more state or union territory, then each such registration shall be treated as distinct person। चलो ये तो क्या हो गया कि जो स्टूडेंट याद रख पा रहा है वैसा का वैसा अच्छी बात है, और वो लिख रहा है, मार्क्स मिल जाएंगे। more than one registration in a state और more than one state और यूटी, देन ईच रजिस्ट्रेशन को डीडीपी बोला जाएगा। सर हमको वैसा का वैसा नहीं याद आ रहा है, क्या करें भाई सर, हमारी आदत ही नहीं है। मैं रट्टा मारना मेरी आदत बिल्कुल नहीं है सर। अब वो लोगों क्या है, लोग अपने थॉट के हिसाब से पढ़ते हैं और उनके ही थॉट के हिसाब से उनको रिजल्ट मिलता है। तो कोई बात नहीं है, अपने सिंपल वर्ड में लिखो। इफ अ पर्सन टेकिंग मोर देन वन रजिस्ट्रेशन इन वन स्टेट, और if a person taking more than registration in different state or UT, then for each registration it should be treated as distinct person। हाँ, अब सर आपने जो बोला सिंपल वे में और इसमें क्या फर्क है, मतलब इसमें थोड़े लीगल जॉर्गन्स मैंने कम कर दिए। इफ मोर देन वन रजिस्ट्रेशन इज ऑब्टेन और रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन। अब इतना ऑब्टेन और रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन नहीं जम रहा है तो बात खत्म। टेक इफ वन पर्सन हैव टेकन रजिस्ट्रेशन, ऐसे वर्ड्स में जाओ। दूसरी बात आपको ये कह दूं, और
दोनों के स्कोप बहुत अलग है, आप दोनों लिखो तो अच्छी बात है। ओके, ऑब्टेन और रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन। अब और रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन का मतलब क्या होता है? और रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन का मतलब होता है कि समझ लो उसका टर्नओवर 20 लाख क्रॉस हो गया, एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख क्रॉस हो गया और उसने नहीं भी लिया तो भी वो डिस्टिंक्ट पर्सन मान लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि नहीं लिया होगा पर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन है। तो एक्ट के हर लाइन का अपना एक स्कोप होता है। पर ठीक है, मैं आपको फ्रैंकली कहूँ तो एट इंटर लेवल आप इतना डीप स्कोप में नहीं भी गए, लिख पाए तो अच्छी बात, नहीं गए, इफ अ पर्सन हैव टेकन okay more than one registration in a same state or in different state, then for each registration shall be treated as distinct person। सिंपल वर्ड में। दूसरा 25(5) में क्या कहता है? 25(5) में कहता है कि ओके, इफ पर्सन हैविंग रजिस्ट्रेशन इन वन। अब इसको सिंपल वर्ड में कैसे लिखना? लीगल तो आप पढ़ सकते हो, लेकिन सिंपल वर्ड में having a if person having a one registration in a state and only having establishment in other state important है, I mean only having establishment in other state, another state or UT, then such establishment also distinct person बोला जाएगा। लिख लिया आपने ओन वर्ड्स में, अभी के अभी। ओके, बाद में नहीं होगा। अगर आपको लीगल ऑर्गन्स दिक्कत जा रहे हैं तो अपने ओन वर्ड्स बनाओ, ओन वर्डिंग्स में लिखो। ओके, वो ज्यादा बेटर है, उससे अच्छा और क्या है। और यहीं स्टिकी नोट चिपका दो, यहीं वो पेज स्टेपल कर दो, बात खत्म। बाद में कभी नहीं होगा, अभी के अभी अपने ओन वर्ड्स में पॉइंट्स वाइज मैनर में लिख के खत्म करो यहाँ पे। ओके, ये करो। मैं चाहता हूँ कि अगर आपको लिख के देखना है तो यहाँ कर देना, फिर डिस्कशन और कंक्लूजन हमारा। ओके, मैं फॉर्मेट वही यूज कर रहा हूँ जनरली, लीगल प्रोविजन, डिस्कशन और कंक्लूजन, कि भाई स्मार्ट प्राइवेट लिमिटेड ये सेपरेटली रजिस्टर्ड है इसलिए वो डिस्टिंक्ट पर्सन है, और श्रेया लिमिटेड एस्टेब्लिशमेंट है और दूसरे एस्टेब्लिशमेंट चंडीगढ़ में, अनादर स्टेट में, इसलिए डिस्टिंक्ट पर्सन है। दैट्स ऑल। ये एक लिखने का तरीका है, ये एक लिखने का तरीका है। लिखने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, आप बदल भी सकते हो। डोंट स्टिक विद दिस तरीका। ओके, ये ठीक है, ये मैं आपके जहन में डाल रहा हूँ, ये याद आएगा मुझे पता है, लेकिन थोड़ा आपका पेपर अलग भी लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो कि पहले 25(4) एक्सप्लेन किया, उसके नीचे ही अब ये टाइटल देने की जरूरत भी नहीं होती कभी कभी, लीगल प्रोविजन एंड डिस्कशन कंक्लूजन, सीधा सीधा 25(4) उसके नीचे स्मार्ट का प्राइवेट, ओके, पैरा चेंज स्मार्ट प्राइवेट लिमिटेड, दूसरा 25(5) ओके, उसके नीचे श्रेया लिमिटेड। दैट्स ऑल। ओके, कभी कभी क्या होता है, टाइम नहीं है तो ओके, उसको भी शॉर्ट करते आना चाहिए। टाइम नहीं है तो मैं पहले कह रहा हूँ शॉर्ट करते आना चाहिए। समझ लो आपके पास बहुत कम टाइम है, कैसे लिखना? ओके, तो ये भी इतनी जबरदस्त टेक्निक है। जो बंदा ये अलग अलग पैरामीटर पे सोच सकता है ना बॉस, मैं लिख कर देता हूँ, वो पहले अटेम्प्ट में पास होगा। ओके, क्योंकि उसको समझ रहा है टाइम के हिसाब से मैं अपने आप को कैसे ओके ये करूँ। ओके, हाँ, जो यहाँ पे नहीं कर पा रहे बस बॉस वो ऐसे ही लिखे, क्योंकि हाँ बहुत से लोगों की आदत होती है नहीं मैं वैसा का वैसा लिखूंगा, तो फिर मैं आपको तरीका तो दे ही रहा हूँ, फिर ऐसा का ऐसा लिखो। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसा भी लिख सकते हैं। ओके, शॉर्ट में लिख सकते हैं क्योंकि मार्क्स तो जाने नहीं देना है, तो वो यहाँ पे लिख सकते हैं कि इफ अ पर्सन हैविंग मोर देन वन, इन शॉर्ट देखो, इफ पर्सन हैविंग मोर देन वन रजिस्ट्रेशन, ओके, देन फॉर ईच रजिस्ट्रेशन शैल बी ट्रीटेड सेपरेट पर्सन। इन गिवन केस स्मार्ट प्राइवेट लिमिटेड एंड देयर ब्रांच इज ट्रीटेड एज सेपरेट पर्सन। खत्म। ओके, स्मार्ट प्राइवेट लिमिटेड एंड देयर ब्रांच इज ट्रीटेड एज सेपरेट पर्सन बिकॉज सेपरेटली रजिस्टर्ड। दूसरा, वन एस्टेब्लिशमेंट रजिस्टर्ड अनदर इन अनदर स्टेट, तो वो भी सेपरेट पर्सन। 4 लाइन में ये आंसर, अगर चाहो तो 4 लाइन में भी खत्म हो सकता है। ये आंसर चाहो तो इतना ओके प्रेजेंटेशन ऐसा भी हो सकता है। ये आंसर चाहो तो अपने ओट्स मार्क्स में भी लिख सकते हो। अब ये आप पर है कि आप उसको ओके टाइम के हिसाब से कैसे मैनेज करते हैं, पर मार्क्स तो लेने का है बॉस। ओके, ठीक है, ऐसा लिखोगे तो पूरे मार्क्स आएंगे, नहीं तो आधा एक मार्क्स इधर उधर होगा, पर आधा मार्क्स भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जब 59.5 होते हैं तो बॉस वो 60 होते हैं। ओके, जब 199.5 होते हैं तो वो 200 होते हैं। ओके, 200 होते हैं जो पासिंग के लिए जरूरी है। चलिए, तो ये सिचुएशन को देख के, टाइम मैनेजमेंट को देख के आंसर आपने लिखना है। डन। एक सवाल पूछा गया था, फाइनल का है पर ले लेता हूं। इंट्रा स्टेट और इंटरस्टेट सप्लाई अंडर जीएसटी, इज इट करेक्ट टू से दैट इंटरस्टेट सप्लाई अट्रैक्ट बोथ सीजीएसटी और एसजीएसटी? ठीक है, इंटरस्टेट सप्लाई अट्रैक्ट बोथ सीजीएसटी। बच्चों जैसा सवाल सीए फाइनल में नवंबर 17 में पूछा गया था, ओल्ड सिलेबस में। पहले तो इंट्रास्टेट और इंटरस्टेट शॉर्ट नोट 2 मार्क के लिए आपको इंटर लेवल पे आ सकती है। अगर ये सवाल पूछ लिया गया तो बहुत जेनेरिक आंसर मत लिखना। ओके, जेनेरिक आंसर, इंट्रास्टेट सप्लाई मींस सप्लाई विद इन सेम स्टेट नहीं, और इंटरस्टेट सप्लाई मतलब सप्लाई फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट नहीं। ये बहुत ही जेनेरिक आंसर हो गया, बहुत ही जेनेरिक, मार्क्स नहीं आएंगे। ओके, आंसर जो है वो उसमें 2 स्पेसिफिक वर्ड चाहिए, एक लोकेशन ऑफ सप्लायर और दूसरा प्लेस ऑफ सप्लाई। हाँ, आपका इंट्रा और इंटर किसके ऊपर है? सप्लायर का लोकेशन और आप कहां सप्लाई कर रहे हो, प्लेस ऑफ सप्लाई। ये 2 टर्म लर्न करनी है। अगर ये सेम स्टेट और यूटी में है तो वो इंट्रा स्टेट है, और ये अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस, तो आंसर में अगर जो स्टूडेंट, मैक्सिमम स्टूडेंट जेनेरिक आंसर लिखेंगे, और जेनेरिक आंसर जो है वो मार्क्स नहीं देगा, मार्क्स नहीं देगा। आपको लगेगा कि मैंने तो सही लिखा था फिर मार्क्स क्यों नहीं आए, ओके, वो मार्क्स नहीं देगा।
आपको थोड़े दो चीजें ये आंसर में स्पेसिफिक चलनी पड़ेगी, लोकेशन ऑफ सप्लाई एंड प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर टू डिफरेंट स्टेट में होगा, टू यूटी में होगा, स्टेट और यूटी में होगा, तो उसे इंटरस्टेट सप्लाई बोला जाएगा। ये पॉइंट अपने तरफ से एडिशनल लिखोगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन भी इंटरस्टेट सप्लाई बोला जाएगा। ओके, और दूसरा सवाल पूछा था, इज इट करेक्ट टू से इंटरस्टेट सप्लाई ट्रैक सीजीएसटी? नो, इंटरस्टेट सप्लाई पे आईजीएसटी लगता है। ओके, आईजीएसटी लगता है। तो क्वेश्चन इजी था, लेकिन इंस्टीट्यूट को पता था कि लोग जेनेरिक लिखेंगे, जेनेरिक लिखेंगे, स्पेसिफिक नहीं लिखेंगे, और वहीं मार्क्स काट देंगे, वहीं मार्क्स काट देंगे। ठीक है, तो जेनेरिक आंसर मत लिखो, थोड़ा स्पेसिफिक लिखना, जिसमें क्लियर आना चाहिए लोकेशन ऑफ सप्लाई एंड प्लेस ऑफ सप्लाई। डन। क्वेश्चन है, व्हाट डज पर्टिकुलर एक्टिविटी अट्रैक्ट जीएसटी? एक्सप्लेन। तो इसको मैंने, एक जनरल क्वेश्चन है, इतना लंबा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे एग्जाम में, लेकिन ये क्वेश्चन मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इसमें आपका रिवीजन हो जाएगा। सेक्शन 9 चार्ट याद करो, सेक्शन 9, सेक्शन 9 देखो उसको लिखना कैसे, जो हम चार्ट बना रहे हैं, सेक्शन 9 से हमने स्टार्ट किया था। सेक्शन 9 कहता है लेवी ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज है। ओके, लेवी किसके ऊपर है? तो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज है। फिर सेक्शन 7(1) कहता है सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई। देखो ये एक छोटा सा पैराग्राफ है, पर हमने चार्ट में देखा था, ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लीज, लाइसेंस, रेंटल, डिस्पोजल मेड और एग्रीड टू बी मेड फॉर कंसिडरेशन बाय अ पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। हमने ऐसा चार्ट निकाल के देखा था, ये एक 3 लाइन में खत्म हो जाता है। ओके, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ए क्या कहता है कि एक्टिविटी बाय पर्सन अदर देन इंडिविजुअल, उनके ही मेंबर्स में होता है, वाइस वर्सा, जैसा क्लब, सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर डेफर्ड पेमेंट, तो उसे ओके यहाँ पे सप्लाई बोला जाएगा। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन 7(1) भी, देखो चार्ट याद आपको आएगा। ओके, बस इतना करो कि अब चार्ट को लिखना कैसे, इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, और एक्टिविटी स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 ओके मेड विदाउट कंसिडरेशन। ओके, मैं तो चाहता हूं कि एक बार आप अगर इसको टाइम मिले, ओके मैं नहीं कहूंगा कि लिख के देखो, पर टाइम मिले तो इसको इसलिए लिख के देखो क्योंकि आपको फिर से समझेगा कि एक चार्ट को, जो आपने सेक्शन 7 का चार्ट है, उसको प्रेजेंट कैसे करना, ये मैंने स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे बताया है। ओके, क्यों? क्योंकि आपको एग्जाम में चार्ट्स अलाउड नहीं है। ओके, तो उसका प्रेजेंटेशन देखो कैसा है। ठीक है, फिर फिर 7(1) आपको याद होगा, तो अगर 7(1) का सप्लाई है तो ट्रीटेड, सॉरी, अब वो क्या कह रहे हैं कि कुछ एक्टिविटी 7(2) के हिसाब से सप्लाई नहीं बोली जाएगी। शेड्यूल 3 की एक्टिविटी, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का झगड़ा हुआ, पर वो पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। मतलब उन्होंने क्या पूछा, कौन सी एक्टिविटी पे जीएसटी आता है, तो ये इतने सारे एक्टिविटी जो है अगर इसमें फॉल होता है जीएसटी आता है, लेकिन वो 7(2) में फॉल होता है, जैसे शेड्यूल 3 या गवर्नमेंट की नोटिफाइड एक्टिविटी। ओके, जैसे पंचायत का आर्टिकल 243 GW, म्यूनसिपैलिटी का आर्टिकल 243 W, या ग्रांटिंग ऑफ अल्कोहलिक लिकर लाइसेंसेज जो है, तो ये एक्टिविटी पे सप्लाई नहीं आया, इस पे सप्लाई नहीं बोला जाएगा, जीएसटी नहीं आएगा। तो एक जस्ट जनरल क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किया कि जो हमने चार्ट देखा, ओके वो कैसा प्रेजेंट किया जाता है। डन। ये क्वेश्चन आरटीपी में आया था। क्वेश्चन की आत्मा समझो क्या है। एक्सप्लेन इन द फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज आर बोथ मेड और एग्रीड टू बी मेड फॉर कंसिडरेशन बाय अ पर्सन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। भाई एक्सचेंज जो है, सॉरी मैंने गलत पढ़ा, एक्सप्लेन नहीं, एक्सचेंज। सिंपल क्वेश्चन था, क्या एक्सचेंज सप्लाई बोला जाएगा? मेड और एग्रीड टू बी मेड फॉर कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ओके, एग्जाम्पल से समझाओ। एक्सचेंज, मोबाइल का एग्जाम्पल, क्या आपने मोबाइल या कार का एग्जाम्पल, ओके कि कार का एग्जाम्पल है, नई कार दे दी, पुरानी कार लेके, मोबाइल का एग्जाम्पल है। When two person mutually transfer ownership of one thing for ownership of another, एक्सचेंज यानी क्या? एक की ओनरशिप देना दूसरे के बदले में। नीदर थिंग नॉर बोथ थिंग्स बीइंग मनी, जिसमें मनी नहीं है उसे एक्सचेंज कहा जाता है। और नेक्स्ट, एक्सचेंज ऑफर एंड प्रोडक्ट लाइक टेलीविजन, मोबाइल फोन, रेफ्रिजरेटर। एग्जांपल मैंने दिया, मिस्टर एक्स इज अ डीलर ऑफ न्यू कार, ही सेल न्यू कार 8,25,000 एंड एग्री टू रिड्यूस 1,25,000 सरेंडिंग ओल्ड कार। Mr. Y, who intend to buy new car worth 8,20,000, agreed to exchange his old car, new car, under GST law. Under GST law, it will be treated as Y has made a supply of old car to dealer X, and X has made a supply to Y. If Mr. Y is a registered person, he will liable to pay GST 1,25,000, where X will be liable to pay GST on 8,25,000. अब देखो, अब जैसे कार का एग्जाम्पल दिया तो मैंने आपके दिमाग में क्या फिट करके रखा हुआ है। अगर आपने अपनी पर्सनल कार दी
अगर आपने अपनी पर्सनल कार दी तो सप्लाई नहीं बोला जाएगा, ठीक है। आपके सडनली पॉपअप हो जाएगा क्वेश्चन। बेटा वो एग्जाम्पल अलग, यहाँ पे मैंने क्लियरली लिखा कि जो वाई 1,25,000 में अपनी कार दे रहा है पुरानी, अगर वो रजिस्टर्ड होगा और वो बिजनेस कार देगा तो दोनों पे जीएसटी आएगा। अगर वो अपनी पर्सनल कार देगा तो जीएसटी नहीं आएगा। तो आप अगर यहाँ नोट लिखना चाहते हो तो इफ वाई गिविंग इज पर्सनल कार नॉट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, नॉट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, तो फिर उस पर जीएसटी नहीं आएगा। मैंने स्पेसिफिकली लिखा है कि वाई अगर रजिस्टर्ड होगा तो ही जीएसटी आएगा, क्योंकि वो बिजनेस कार होगी। डन। चलिए चलिए, ये आपके स्टडी मटेरियल में क्वेश्चन है। कंसिडरेशन अंडर जीएसटी लॉ इंक्लूड्स बोथ मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन। डिस्कस द करेक्टनेस और अदरवाइज ऑफ द स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू डेफिनेशन ऑफ टर्म कंसिडरेशन प्रोवाइडेड अंडर सीजीएसटी एक्ट। ठीक है, प्रोवाइडेड अंडर सीजीएसटी एक्ट। ठीक है, चलिए पहले तो कंसिडरेशन अंडर जीएसटी लॉ इज बोथ मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी। इसका आंसर कैसे दिया कि यस इट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, इज करेक्ट। और अब देखो इसमें प्रेजेंटेशन का आंसर, मतलब आपका आंसर प्रेजेंटेशन कैसे रहेगा। आंसर प्रेजेंटेशन जो है, अब क्या करोगे आप अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा तो, तरीका समझ लेना। आप क्या करोगे अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा तो, ऐसा क्वेश्चन पूछा तो पहले आपने आपका आंसर का तरीका जो मैंने दिमाग में आपके फिट करके रखा हुआ है, लीगल प्रोविजन, लीगल प्रोविजन, लीगल प्रोविजन में क्या लिखोगे आप, कंसिडर एज पर सेक्शन 2, अगर 31 याद आए तो 31, 231, कंसिडरेशन मतलब क्या, ओके पूरा लिखोगे कंसिडरेशन। वो भी आपको पैराग्राफ नहीं याद आएगा, टेक्स्ट चार्ट याद आएगा। अब वो चार्ट को लिखना कैसे वो भी मैं बताऊंगा। एक ऐसा भी तरीका है लीगल प्रोविजन और डिस्कशन, डिस्कशन एंड कंक्लूजन, ये भी एक तरीका है ओके लिखने का, प्रेजेंट करने का। लेकिन एक्चुअली आपको बताओ क्या, इन्होंने केस स्टडी नहीं पूछी। ये तरीका जनरली कब यूज होता है, जब केस स्टडी पूछते हैं, केस स्टडी में आंसर लिखना है, तो ये तरीका बेस्ट तरीका है लिखने का। एक्चुअली इन्होंने करेक्टनेस, भाई करेक्ट और इनकरेक्ट है या नहीं है ये बताओ, इसलिए अब आंसर का तरीका बदल दो। ओके क्यों, क्योंकि क्वेश्चन किस फॉर्म में पूछा जा रहा है और किस मोड में पूछा जा रहा है ये आप समझने की कोशिश करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ मेरे सब्जेक्ट में नहीं, अदर सब्जेक्ट्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से पूछा जा रहा है। और आपका प्रेजेंटेशन का अप्रोच भी जिस तरह से पूछा गया उस तरह से ही होना चाहिए, जैसा पूछा गया वैसे ही होना चाहिए। और ये पढ़ने से ही मैच्योरिटी आएगी। और अपने टीचर खुद बनो। अब ये आपको कोई स्टूडेंट मुझे सुन रहा होगा और सोच रहा होगा कि यार ये मैं कैसे जानूंगा, ये जानोगे कैसे, तो ये अपने टीचर खुद बनो। देखो कि भाई ये क्वेश्चन ऐसा पूछा, अच्छा तो अगर ऐसा पूछा गया तो ऐसा आंसर दिया गया, केस स्टडी में पूछा गया तो लीगल प्रोविजन और कंक्लूजन डिस्कशन में दिया गया। ये जितना अपने आप को समझाओगे उतना मेमोरी आपको रिकॉल करेगी। डरना मत, मैं आपको एश्योर करता हूँ कि जिस तरह से आप डेटा इनपुट करोगे उसी तरह से आउटपुट आएगा, और आउटपुट वैसा ही आएगा टाइम पे। मैं लिख कर देता हूँ आपको, ठीक है। तो ऐसे केस में दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये स्टेटमेंट करेक्ट, इस तरह से स्टार्ट करो सो दैट कि जो एग्जामिनर है उसे क्या चाहिए, क्या पूछा उसने, करेक्ट है या नहीं है, करेक्ट है या नहीं है, तो फिर उसका आपको मिल गया कि दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। हाँ, फिर उसको एक्सप्लेन क्यों करेक्ट है, फिर उसका रीजन कि अब वो चार्ट जो आपको याद आ रहा है वो चार्ट को किस तरह से प्रेजेंट करना। तो कंसिडरेशन, okay, definition of consideration provided in this act, consideration includes any money or otherwise, payment in money or otherwise, okay, in respect of, in response to or for inducement of supply of goods service, और monetary value of forbearance or act। अब आपको क्या होगा, आपको सिर्फ एक्ट और फॉरबियरेंस याद आएगा नहीं, पूरा लिखो monetary value of act or forbearance in respect of, in response to or for inducement of supply। क्या एक्सक्लूड होगा, सब्सिडी एंड डिपॉजिट एक्सक्लूड होगा। ओके, कंसिडरेशन रिसिपिएंट से भी आ सकता है और एनी अदर पर्सन। देखो मैं चाहता हूं कि ये लिख के देखो, फिर से चार्ट कैसे लिखना स्टेप बाय स्टेप आपको समझेगा कि पहले मैंने ओके सप्लाई, फिर क्या एक्सक्लूड होता है, रिसिपिएंट से आया, कोई भी पर्सन से आया, ओके। फिर नीचे मनी, मनी में क्या आता है ये लिखना है, पैरा तो लिखो नहीं तो छोड़ देना। मनी, कैश, चेक, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्शन, लेटर ऑफ क्रेडिट, ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, ट्रैवलर चेक, मनी ऑर्डर, ये मनी में कवर किए जाते हैं, और नॉन मॉनेटरी मतलब काइंड में कवर किए जाते हैं। तो ये 2 पॉइंट में जितना आपको लिख सकते हो लिख लेना। लेकिन यस क्वेश्चन अच्छा था, हमारे मटेरियल में कवर्ड है, एग्जाम में आ सकता है। प्रेजेंटेशन का तरीका मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से आपने इसको अच्छे से प्रेजेंट करना है, ठीक है। चलिए नाउ एक क्वेश्चन था जो सीबीआईसी का एक क्लैरिफिकेशन आया था, इसके ऊपर हमारे इंस्टीट्यूट ने एक क्वेश्चन बनाया और पूछा
चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर सीबीआईसी का क्लैरिफिकेशन याद करने की कोशिश करते हैं। और पहली बार ये एक्सपीरियंस लो कि सीबीआईसी के क्लैरिफिकेशन पे क्वेश्चन कैसे पूछा गया और हमको कैसे प्रेजेंट करना है। ये एक आपके लिए नया एक्सपीरियंस है, और ये क्वेश्चन होने के बाद जरूर आपको अपने आप को ये कहना है कि अच्छा ऐसा भी होता है। ओके, तो ये देखिए, द टेम्पल ऑफ एंसेस्ट्रल डेटी ऑफ मिस्टर अमन गोयन एंड हिज फैमिली इज लोकेटेड इन बेरी, हरियाणा। अमन गोयन का एक पुराना अपने एंसेस्ट्रल टेम्पल जो था वो देवता मानते थे, कुल देवी थी। The temple is run by a charitable organization registered under section 12 AA of Income Tax Act. टेम्पल जो चला रहे थे वो एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन थी जो इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड थी। फैमिली हैज गॉट अनशेकेबल फेथ इन देयर एंसेस्टर डेटी, मतलब फैमिली का बहुत ज़्यादा यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेथ था। मिस्टर अमन इज अ बिग एंटरप्रेन्योर हैविंग फ्लरिशिंग बिजनेस ऑफ टाइल्स इन गुरुग्राम। अपॉन द बर्थ ऑफ देयर फर्स्ट चाइल्ड ही डोनेटेड 10 लाख रुपीज टू द से टेम्पल। डोनेशन दिया टेम्पल को 10 लाख रुपए का फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ सिटिंग हॉल इन अ टेम्पल। ऑन द मेन डोर ऑफ सिटिंग हॉल नेम प्लेट लगाएगी डोनेटेड बाय मिस्टर अमन गोयल अपॉन द बर्थ ऑफ हिज फर्स्ट चाइल्ड। यू आर रिक्वायर्ड टू एग्जामिन द लेविएबिलिटी ऑफ जीएसटी ऑन डोनेशन रिसीव्ड फ्रॉम अमन गोयल। यानी चैरिटेबल ट्रस्ट को जो डोनेशन मिला उसकी जीएसटी के क्या इम्पैक्ट हो गए। ये आरटीपी में क्वेश्चन आया हुआ है, एग्जाम में नहीं आया, और ये एग्जाम में आने के लिए तड़प रहा है। ओके कि मैं आना चाहता हूँ, शायद आपके एग्जाम में इसकी तड़प पूरी हो जाए और आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ठीक है, चलिए यू आर रिक्वायर्ड टू, अब लेविएबिलिटी जो है हमें डिस्कस करना है। अब आपको अगर एक क्लैरिफिकेशन याद होगा, ओके नेम प्लेट लगा दी गई और उसको तो वो सप्लाई नहीं माना जाएगा। ठीक है, आपको एक लाइन याद आ जाएगी। हो सकता है बुक में वो जो क्लैरिफिकेशन था हमने कंसिडरेशन के डिस्कशन के वक्त देखा था, और उसका आपका रिवीजन भी हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चनर में कर रहा हूँ एक तरह का रिवीजन है, ये बिल्कुल क्वेश्चनर करो, आपको बहुत फायदेमंद है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे ये जो यहाँ उन्होंने लिया है कि अब ये सीबीआईसी क्लैरिफिकेशन था, और ये सीबीआईसी क्लैरिफिकेशन को प्रेजेंट कैसे करना ये इसमें सीखना है, इसलिए इसको लिख कर देखना है। ये भी जरूर देखना है कि हम ओन वर्ड्स में इसको कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। देखो, एज पर सीबीआईसी क्लैरिफिकेशन, स्टार्ट देखो कितना अच्छा किया। क्लैरिफिकेशन नंबर आपको वगैरह याद नहीं रखना है, हाँ, पर आपको एक बात बहुत क्लियर है कि सीबीआईसी क्लैरिफिकेशन है। चलो हम वो स्टूडेंट की बात करते हैं जिसको सीबीआईसी क्लैरिफिकेशन, उसको ऐसा लग रहा है कि कहीं तो भी मैंने पढ़ा, ओके कहीं तो भी मैंने पढ़ा, लेकिन कहाँ पढ़ा याद नहीं आ रहा है, पर उसको आंसर आ रहा है। तो उसने कैसे हैंडल करना चाहिए मैं उनके लिए भी बताऊंगा। पहले तो जो स्पेसिफिक आंसर आ रहा है वो स्टूडेंट्स को स्पेसिफिक पता है और उसको मजा आ रहा है कि यार मैंने जस्ट पढ़ा क्लैरिफिकेशन और एग्जाम में इस पर क्वेश्चन है और मैं लिखना चाहता हूँ। हम पहले उन स्टूडेंट की बात करते हैं। ओके, तो उन्होंने कैसे प्रेजेंट करना चाहिए। As per CBIC clarification, if nameplate or similar acknowledgement is placed on premises of religious institution displaying donor's name just as an expression of gratitude and public recognition of donors act of philanthropy. सर इतना वर्ड टू वर्ड लिखना है क्या? नहीं, आप थोड़ा सिंपल वर्ड में भी लिख सकते हो कि इफ एनी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, आपको ऐसा लिखता है तो अच्छी बात है, और आप ऐसा भी लिखो कि इफ एनी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन पुट अ नेम प्लेट ऑफ डोनर एज ए एक्सप्रेशन ऑफ, ये वर्ड लर्न करने पड़ेंगे, लिख के देख लेना, as expression of gratitude or public recognition of donors act of philanthropy, then there is no supply for consideration. ये वर्ड पूरा आना चाहिए कि वो for consideration नहीं है उसमें, क्योंकि contractual reciprocity नहीं है, कहीं तो भी वन मिसिंग है, and there is no GST liability, बस इतना है। तो जहां पे भी वर्ड्स आपको हार्ड जाते हैं कि नेम प्लेट और सिमिलर एक्नॉलेजमेंट इज प्लेस ऑन द प्रीमाइसेस ऑफ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन डिस्प्लेइंग द डोनर्स नेम, ऐसे याद आए तो ठीक, या उसको सिंप्लीफाई कर सके तो ठीक। ये टेक्निक हर सब्जेक्ट में सीखो। मैं आपको एक बात कह देना चाहता हूं, वैसे का वैसा नहीं लिखते आता है, और जिसने ट्राई किया वो टेंशन में आया। जिसको ये टेक्निक आती है कि मैं सिंपल वे में कैसा लिखूं, बॉस उसके लिए तो सिंपल लिखो ना। अगर ऐसा लिख सके तो अच्छी बात है, सिंपल लिखो। इफ एनी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन फॉर वॉलंटरी डोनेशन पुट अ नेम और डिस्प्ले द नेम ऑफ द पर्सन, डिस्प्ले द नेम ऑफ पर्सन जस्ट एज अ, बस पेपर चेकर क्या देखेगा, एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड और पब्लिक रिकग्नाइजेशन एज डोनर्स एक्ट ऑफ फिलैंथ्रोपी, ये वर्ड देखेगा, मार्क्स दे देगा आपको, और वो देखेगा कि ये फॉर कंसिडरेशन नहीं है और जीएसटी नहीं आएगा। बट द कंडीशन इज दैट डिस्प्लेइंग द नेम इज नॉट एम ऑफ गिविंग पब्लिसिटी, ये भी पॉइंट लिखो कि कंडीशन बस इतनी है कि जो नेम यूज किया नॉट गिविंग पब्लिसिटी और इट्स नॉट अ मार्केटिंग टू प्रमोट द बिजनेस, हेंस ओके रिसिपिएंट डोनेशन और गिव हैज नो ऑब्लिगेशन टू डू एनीथिंग, मतलब उसके अगेंस्ट में हमें कुछ करना नहीं है, क्वा प्रो क्रो, ओके तो क्विड प्रो क्रो हमें कुछ यहाँ पे नहीं करना है। तो इसके बेस पे क्लैरिफिकेशन ये है कि पेमेंट मेड टू अ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन एज अ कैरेक्टर ऑफ गिफ्ट, नो रेफरेंस और मेंशन ऑफ एनी बिजनेस एक्टिविटी, इट्स एक्ट ऑफ फिलैंथ्रोपी, इसलिए नॉट लायबल टू जीएसटी। ओके, लिख के जरूर देखें, अगर अपने ओन वर्ड्स में प्रॉपर लैंग्वेज में लिख सको तो बहुत अच्छी बात है। मैं आपको ऑलवेज प्रमोट करूंगा कि अपने ओन वर्ड्स में, बट
विथ क्लैरिटी के साथ लिखो, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। ये लिख के जरूर देखो ये क्वेश्चन, तो आपको डेफिनेटली बहुत हेल्प करेगा। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, A resident welfare association provides service of depositing the electricity bill of the resident in lieu of some nominal charges, whether this activity is treated as supply। एक रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, एओपी है, और वो अपने मेंबर को, रेसिडेंट यानी उसके मेंबर को सर्विस दे रहा है। इसके बारे में हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि कोई क्लब हो, सोसाइटी हो या एसोसिएशन हो, क्लब हो, सोसाइटी और एसोसिएशन है, ये अपने मेंबर को कोई सर्विस देते हैं, ये अपने मेंबर को कोई सर्विस देते हैं। तो ये जो एक्ट है, अपने मेंबर को वो सर्विस दे रहे हैं, ये जो एक्ट है, ये जो यहाँ पे एक्टिविटी, ये बिजनेस कही जाएगी। बिजनेस के डेफिनेशन में तो हमने देख लिया था कि बिजनेस कही जाएगी, बिजनेस तो कही जाएगी, पर क्या ये सप्लाई भी कही जाएगी? तो 7(1)AA अब उन्होंने क्लियर कर दिया कि ये एक्टिविटी सप्लाई भी बोली जाएगी, इफ फॉर कंसिडरेशन। ओके, सप्लाई भी बोली जाएगी। इसका मतलब मुझे ये स्पेसिफिक केस में, बिकॉज ये मटेरियल में भी कवर्ड है, और ये स्पेसिफिक केस में मुझे 2 पॉइंट कवर करना है कि ये बिजनेस भी कही जाएगी और ये सप्लाई भी कवर कही जाएगी। तो हमारे लीगल प्रोविजन में क्या आएगा? लीगल प्रोविजन में ये आएगा कि भाई यहाँ पे बिजनेस इंक्लूड्स प्रोविजन ऑफ सर्विस बाय क्लब, एसोसिएशन और सोसाइटी टू इट्स मेंबर फॉर सब्सक्रिप्शन और एनी अदर कंसिडरेशन, तो वो बिजनेस है। और 7(1)AA में ओके, अगर एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल सप्लाइड बाय पर्सन अदर देन इंडिविजुअल टू इट्स मेंबर फॉर कंसिडरेशन, तो वो सप्लाई बोला जाएगा। ओके, अब देखो मैंने शॉर्ट में खत्म कर दिया, सप्लाई फॉर कंसिडरेशन, वहां पे कैश, डिफर्ड पेमेंट और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन है। टाइम मिला तो वो भी लिखो, और एक्सप्लेनेशन के हिसाब से इसको डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा। ये पॉइंट्स मेरे कवर हो गए। तो इसमें मैंने लॉ एक्सप्लेन किया, और उसके बेस पर जो सर्विस दिया वो ट्रांजेक्शन फॉर कंसिडरेशन होगा, तो सप्लाई बोला जाएगा। भाई ये लिख के नहीं देखा तो भी चलेगा, पर जो स्टूडेंट अगर टाइम मिलता है, मैक्सिमम क्वेश्चन जो मैं कहूँ लिख के देखो वो तो देखो, पर जो मैंने नहीं कहा, पर वो आरटीपी के क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूट के मटेरियल के क्वेश्चन है या एग्जामिनेशन क्वेश्चन लिख के देखेगा बॉस, तो वो सिर्फ जीएसटी में नहीं सीखेगा कि कैसे लिखना, वो सारे सब्जेक्ट में सीखेगा कि पढ़ाई कैसे करनी चाहिए। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट, whether any activity can be treated as supply even if made without consideration in accordance with the provision of GST, you are required to enumerate the activity। भाई सिंपल क्वेश्चन है और इसका सिंपल आंसर है, कोई एक्टिविटी विदाउट कंसिडरेशन होगी तो क्या सप्लाई बोला जाएगा? यस बोला जाएगा। 7(1)C शेड्यूल 1, इन्होंने स्टार्ट देखो कैसा किया, पहले 7(1)A कहा, 7(1)A कहा कि फॉर कंसिडरेशन होना चाहिए इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, बट 7(1)C है, 7(1)C कहता है कि कोई भी एक्टिविटी जो सप्लाई बोला जाएगा इवन दो मेड विदाउट कंसिडरेशन एज पर शेड्यूल 1। So 7(1)C में शेड्यूल 1 में पैरा 1 आपको पता है, परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट ऑन विच आईटीसी हैज बीन टेकन, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बिटवीन रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। और अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को गिफ्ट दिया होगा और गिफ्ट नॉट एक्सीडिंग 50,000 होगा तो वो सप्लाई नहीं बोला जाएगा। देखो सिंपल वर्ड में मैंने कैसे लिखा, रेगुलर बुक में कभी कभी ये ध्यान दो, रेगुलर बुक में थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज लीगल जॉर्गन्स होता है, पर सिंपल वर्ड में मैंने कोशिश की है क्वेश्चन में कि सिंपल वर्ड में कैसे लिखो। उसके बाद में प्रिंसिपल टू एजेंट और एजेंट टू प्रिंसिपल, जहां एजेंट इश्यूज, ये पैरा 3 तभी लगेगा जब एजेंट इशू इनवॉइस टू द कस्टमर इन हिज ओन नेम। हाँ, अगर एजेंट अपना इनवॉइस नहीं तो फिर स्टॉक ट्रांसफर सप्लाई नहीं बोला जाएगा। और इंपोर्ट ऑफ सर्विस फ्रॉम रिलेटेड ऑन एस्टेब्लिशमेंट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, तो ये 4 पैरा है जहां कंसिडरेशन नहीं होगा तो भी सप्लाई। ये 4 पैरा छोड़ के सप्लाई तभी बोला जाएगा जब कंसिडरेशन है। ओके, जब कंसिडरेशन है, हुई ना बात। चलो इजी है ना एग्जाम के क्वेश्चंस। एक अच्छा क्वेश्चन जो आरटीपी में पूछा था और मैं लेना चाहूंगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट है, अगर टाइम मिले तो लिख के देखो। ठीक है, साहब सेल्स अ एयर कंडीशनर डीलर इन जनकपुरी, ठीक है, दिल्ली, नीड 4 एयर कंडीशनर फॉर हिज न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस इन सफदरजंग एनक्लेव। ओके, तो सफदरजंग एनक्लेव, therefore he transfer 4 air conditioner on which ITC already have been availed by it from its stock for the said purpose. Examine whether the said activity amounts to supply under section 7 of CGST Act। पहला पार्ट, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो। नेक्स्ट, फर्दर जनकपुरी रेसिडेंट आकाश अप्रोच साहब सेल्स, he sold an air conditioner to Sahab Sales for ₹5,000. Akash had bought the said air conditioner 6 months before for his residence.
Does sale of their air conditioner by Akash to Saab Sales amount to supply under section 7 of CGST Act? अब ये केस स्टडी को थोड़ा कभी कभी रफ में आप रफ वर्क कर सकते हो, आखिरी 2 पेजेस आपके आंसर शीट के रफ वर्क के लिए डाल देना और रफ वर्क में डायग्राम निकाल लेना। आंसर में डायग्राम मत निकालो, रफ वर्क में मतलब ये आपकी समझ लो आंसर शीट है, ये आपकी आंसर शीट है, तो आखिरी के 2 पेज भी ले सकते हो या फिर साइड में आप टाइम देके ऐसा रफ वर्क के लिए भी कर सकते हो, पर ये अच्छा नहीं दिखता है। ओके, नीट और क्लीन नहीं दिखता है, तो आखिरी के 2 पेजेस आप रफ वर्क के लिए रख सकते हो, ठीक है, आपके आंसर शीट में। चलिए, अब मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि उन्होंने जो केस स्टडी बताई इसको थोड़ा हम और अच्छे से यहाँ पे देखते हैं। साहब सेल्स एयर कंडीशनर, तो देखो कैसा है कि ये SS साहब सेल एयर कंडीशनर उनका ये था, ठीक है। अब जो उन्होंने एयर कंडीशनर परचेस किए थे, AC परचेस किए थे, जिसका ITC उन्होंने ले लिया है, ITC अवेल्ड ITC उन्होंने ले लिया है, और उसमें से क्या हुआ, उनका एक घर था। हमने ऐसा एग्जाम्पल लिया था बाइक वाला, कुछ बाइक लेके घर पे चले गया। अब उनका एक घर था, उसमें उन्होंने 4 AC परमानेंट ट्रांसफर कर दिए, 4 AC, और ये आपने घर पे लगा दिए, जिसका ITC उसने दिया, और फ्री ट्रांसफर कर दिए। ये पहला केस है। फिर उन्होंने कहा कि एक आकाश है, और ये आकाश जो है इसने अपने पुराने AC साहब सेल को सेल किए, ओल्ड AC जो उसके पर्सनल AC थे, घर के थे, ओल्ड AC उसने सेल कर दिए, किसको, SS को। ये अलग केस है और ये अलग केस है। आपको 2 सिचुएशन में बताना है कि क्या है। अब दोनों सिचुएशन में बताना है, तो अगर आप लीगल प्रोविजन लिख रहे हो तो दोनों की लिख लेना, सो दैट आपको दोनों के आंसर देने में आसान होगी। पहला फ्री है, तो आपके दिमाग में शेड्यूल 1 ऐसा छप जाना चाहिए, और शेड्यूल 1 कहता है कि परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट। AC उसकी बिजनेस असेट थी, स्टॉक थी, याद करो, AC उसका स्टॉक था, बिजनेस असेट था, और उसने परमानेंट ट्रांसफर कर दिया ऑन विच ITC टेकन। तो सेक्शन 7(1)(c) शेड्यूल 1 पैरा 1 के हिसाब से ये सप्लाई बोला जाएगा और इसके ऊपर GST आएगा, खत्म। यानी मुझे शेड्यूल 1 पैरा 1 लीगल प्रोविजन में लिखना है। दूसरा, आकाश ने अपनी पर्सनल AC बेचे, ये रिलेट करो कार वाले, किसी ने अपनी पर्सनल कार बेची, पर्सनल ज्वेलरी बेची, कुछ याद आएगा, ऐसा रिलेट हो जाना चाहिए। तो अगर उसने अपने पर्सनल AC बेचे तो वो नॉट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस बोला जाएगा, क्योंकि उसका बिजनेस नहीं है, तो ये नॉट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस बोला जाएगा। तो इस पर भी हमें लीगल प्रोविजन में कवर करना है। तो अब इसको देखो कैसे कवर किया। पहले तो कवर किया कि 7(1)(a) क्या कहता है। 7(1)(a) कहता है, क्योंकि मुझे दोनों केसेस कवर करनी है, तो 7(1)(a) कहता है कि इफ सप्लाई ऑफ गुड्स फॉर कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ बिजनेस होगा तो ही वो सप्लाई माना जाएगा। और 7(1)(c) पैरा 1 शेड्यूल 1 कहता है परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट ऑन विच ITC हैज बीन टेकन मेड विदाउट कंसिडरेशन, तो सप्लाई बोला जाएगा। मतलब मैंने इन द कोर्स ऑफ बिजनेस होना चाहिए, उसका भी पैरा दे दिया, और यहां पे परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट होगा तो उसका भी पैरा मैंने यहां पे दे दिया। डिस्कशन एंड कंक्लूजन, तो डिस्कशन और कंक्लूजन अब यही है कि पहला उन्होंने पूछा था परमानेंट ट्रांसफर ऑफ एयर कंडीशनिंग यूनिट बाय साहब सेल फ्रॉम इट्स स्टॉक फॉर पर्सनल यूज वुड अमाउंट टू सप्लाई एंड इवन दो मेड विदाउट कंसिडरेशन। और दूसरा, आकाश ने सेल ऑफ एयर कंडीशनर बाय आकाश टू साहब सेल इज नॉट क्वालिफाइड सप्लाई, क्यों, क्योंकि नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है। आई होप आपको इजी लगा होगा। अगर किसी को लिख के देखना है तो जरूर लिख के देखिएगा, ग्रिप आएगी कॉन्सेप्ट पे। ओके, तो ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा यहां पे। चलिए, नेक्स्ट बेटा, ये ICAI के स्टडी पेटल में कवर है। रघुवीर ट्रांसफर 1000 शर्ट फ्रॉम हिज फैक्ट्री लोकेटेड इन लखनऊ टू हिज रिटेल शोरूम इन दिल्ली सो दैट द सेम कैन बी सोल्ड फ्रॉम देयर। अब लखनऊ से उसने दिल्ली में ट्रांसफर किया, कहां से, लखनऊ से दिल्ली में ट्रांसफर किया, सो दैट सेम कैन बी सोल्ड फ्रॉम देयर। द फैक्ट्री एंड रिटेल शोरूम ऑफ रघुवीर फैब्रिक्स आर रजिस्टर्ड इन GST ऑफ बोथ द स्टेट, दोनों में रजिस्टर्ड है। ऑल्दो नो कंसिडरेशन इज चार्ज, सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम फैक्ट्री टू रिटेल शोरूम कॉन्स्टिट्यूट अ सप्लाई, जस्टिफाई। एक मिनट, आपको क्लिक हो गया होगा, 2 सेपरेट रजिस्टर्ड पर्सन है, डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन है। ओके, ऑब्वियसली क्लिक हो गया होगा, लेकिन क्वेश्चन केयरफुली पढ़ो। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन ये कहता है कि क्या ये नहीं पूछा कि वो DDP है या नहीं है, ये पूछा कि वो सप्लाई है या नहीं है। अब सवाल ये पूछते हैं कि अगर DDP है तो हम हमारा आंसर रिस्ट्रिक्ट कर देते सेक्शन 25 पे, बस कि वो सेपरेट पर्सन है। पर सवाल उन्होंने पूछा कि सप्लाई है नहीं है, तो अब मुझे 7(1)(c) शेड्यूल 1
और पैरा 2 लगाना पड़ेगा, यानी अब मुझे पैरा 2 यहां लगाना पड़ेगा। अब आप ये कहोगे कि सर आंसर अगर मैं 7(1)(c) शेड्यूल 1 पैरा 2 से डायरेक्ट स्टार्ट करूं तो चलेगा, मार्क्स आएंगे, लेकिन सही तरीका क्या है आंसर लिखने का? सही तरीका आंसर लिखने का ये है, सुनो ध्यान से, सही तरीका आंसर लिखने का ये है कि शेड्यूल पैरा 2 क्या कहता है, रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन। अब डिस्टिंक्ट पर्सन यानी क्या? आपने लिख दिया डिस्टिंक्ट पर्सन, यानी क्या हुआ, आपने अज्यूम कर लिया कि जो पेपर चेकर है उसको डिस्टिंक्ट पर्सन यानी क्या उसको पता होगा। लेकिन क्या है, पेपर चेकर को जो मार्किंग स्कीम मिलती है उसमें पॉइंट्स होते हैं कि उसमें किसने क्या लिखा है उसके ऊपर वो मार्क्स अलोकेट करता है। तो मेरा ये मानना है कि आप डिस्टिंक्ट पर्सन यहां बोल दिया और ये प्रिज्यूम करना कि पेपर चेकर को पता होगा डिस्टिंक्ट पर्सन, और मैंने लिख दिया मार्क्स मिल गए, खत्म हो गया जल्दी से जल्दी। मत करो ऐसा, आप इंडिया की टफेस्ट एग्जाम दे रहे हो। मैं आपसे प्रैक्टिस करवा रहा हूं रेगुलर कोर्स में कि लिखना कैसे। पता है मुझे कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ पे हार्ड जाता है कि अरे बाप रे इतना सारा, पर ये प्रैक्टिस और प्रैक्टिस हैबिट बहुत काम आती है, प्रैक्टिस से बनती है हैबिट, और हैबिट बहुत काम आती है। इसलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि पहले लिखो कि डीडीबी क्या है लीगल प्रोविजन में, फिर 7(1)(c) क्या कहता है, और उसके बेस पे आंसर लिखो। इसलिए मेरी लीगल प्रोविजन में मैंने सेक्शन 7(1)(c) लिखा और उसमें पैरा 2 शेड्यूल 2 लिखा कि अगर सप्लाई ओके डिस्टिंक्ट पर्सन को, अब मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया, रिलेटेड भी लिखने, मुझे सिर्फ डिस्टिंक्ट पर्सन चाहिए। क्यों रिलेटेड पर्सन लिखकर अपना टाइम वेस्ट करूं, 2 वर्ड लिख के भी क्यों टाइम वेस्ट करूं? मैंने डिस्टिंक्ट पर्सन लिख दिया क्योंकि मुझे स्पेसिफिक मिल गया ये लिखना है। अगर स्पेसिफिक नहीं होता तो मैं रिलेटेड भी लिख लेता। हाँ सर, अगर हमने रिलेटेड लिख लिया होगा तो फिर यार छोड़ दो, फिर क्या, अच्छा है, अच्छी बात है, पर फिर 2 वर्ड्स आपने ज्यादा लिख दिए। ओके, जो भी इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो शैल बी ओके विदाउट कंसिडरेशन, ये लोग लिखना भूल जाते हैं। लिखते हैं कि एज पर सेक्शन 7(1)(c) पैरा 2 शेड्यूल 1 अगर रिलेटेड को दिया इन द कोर्स ऑफ बिजनेस तो सप्लाई बोला जाएगा। पर ये लिखो कि ये सब पैरा 2 शेड्यूल 1 ये विदाउट कंसिडरेशन को एप्लीकेबल है। इसे आपने लिख लिया। कुछ स्टूडेंट्स तो यहाँ मिस्टेक करते हैं कि ओके सप्लाई टू रिलेटेड डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन, ओके ये जो है विदाउट कंसिडरेशन सप्लाई नहीं, ये पूरा लिखो इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस किया तो ही सप्लाई बोला जाएगा, और अब ये डिस्टिंक्ट पर्सन क्या, तो मैं सेक्शन 25(4) लिख रहा हूं, याद आए तो अच्छी बात है। अगर मोर देन 1 रजिस्ट्रेशन होगा तो ईच रजिस्ट्रेशन को डिस्टिंक्ट पर्सन बोला जाएगा, ओके इन 1 और मोर स्टेट। तो अकॉर्डिंगली आपने पहले लीगल प्रोविजन लिख दी। अब आसान है, आपको मार्क्स सच में कहूं तो आपने कंक्लूड किया होगा जो भी, पर आपने लीगल प्रोविजन लिखी, वहीं एग्जामिनर बड़ा खुश हो जाएगा कि मजा आ गया बॉस। और किसी ने अगर सेक्शन के साथ लिख दी तो और क्या मजा। ओके यहाँ पे तो ऐसे केस में डिस्कशन और कंक्लूजन कि उसने अपने फैक्ट्री को भेजा तो वो यहाँ पे डिस्टिंक्ट पर्सन है, और डिस्टिंक्ट पर्सन है तो शेड्यूल पैरा 2 शेड्यूल 1 के हिसाब से वो सप्लाई बोला जाएगा। इन द कोर्स ऑफ बिजनेस भी दिया है तो सप्लाई बोला जाएगा। ये हुई ना बात। तो ऐसे केस में आप अपने ही ब्रांच को या रिलेटेड को दे रहे हो, अगर वो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस दे रहे हो तो सप्लाई बोला जाएगा। ठीक है, चलिए ओके, आई होप आपको ये समझा होगा। On occasion of Diwali, Daksh Gold Private Limited distribute gift hamper to its employee worth rupees 3 lakh. Does it qualify as a supply? Would your answer be different if gift of rupees 42,000 has been given to employee? अब इसमें फिर से पहले तो हमें 7(1)(c) पैरा 2 बोलना पड़ेगा कि अगर आपने, अब ये फोकस करना रिलेटेड पे, यहाँ डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं, रिलेटेड को दिया तो सप्लाई बोला जाएगा विदाउट कंसिडरेशन। यहाँ रिलेटेड को दिया तो सप्लाई बोला जाएगा। फिर क्या एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेटेड में आते हैं क्या? ओके, तो अगर हम डेफिनेशन पढ़े, अगर सेक्शन 15 याद भी नहीं आया, तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय आर डीम्ड टू बी रिलेटेड पर्सन। और वो प्रोविजो भी लिखो कि प्रोविजो क्या कहती है। ये क्वेश्चन लिख के देखना, एग्जाम में नहीं पूछा पर इंपॉर्टेंट है। प्रोविजो क्या कहती है कि अगर गिफ्ट की वैल्यू, ऊपर के कुछ क्वेश्चन में मैंने सिंपल वर्ड में भी दिया है, ओके यहाँ जो प्रोविजन है वो दिया है, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को गिफ्ट दिया और नॉट एक्सीडिंग 50,000 होगा तो सप्लाई नहीं बोला जाएगा। इन तीनों बातों को ध्यान में रखते हुए, भाई हमने एग्जामिनर को तीनों बातें एक्सप्लेन कर दी, तीनों बातों को ध्यान में रखते हुए 3 लाख का गिफ्ट दिया है पर एम्प्लॉय, ओके ये 50,000 से ज्यादा है, क्वालिफाई एज अ सप्लाई। और सेकंड उन्होंने पूछा 42,000 का देते तो 42,000 का देते तो वो सप्लाई नहीं बोला जाएगा। सिंपल है एग्जामिनेशन क्वेश्चन, आरटीपी क्वेश्चन। हमारा इतना डिस्कशन होने के बाद किसी की ताकत है कि भाई कुछ भी पूछ ले और हमको ना है, अरे हट, हम सबके लिए रेडी है। ओके देखो मैं हर एंगल से कवर कर रहा हूं, ये रिवीजन है आपकी एक तरह से। चलिए एक अच्छा केस स्टडी है, आपके मटेरियल में कवर है। गगन इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड इन हरियाणा is engaged in providing maintenance and repair service for heavy steel machinery. For carrying out repair work, Gagan Engineering Private Limited sent its container truck equipped with repair equipments, consumable tools, parts from the Haryana to workshop to its own repairing center.
located in other state across India where client machinery are being brought and are being repaired. Discuss the leviability of GST interstate movement of truck का interstate movement है from the workshop of Gagan Engineering Private Limited in Haryana to its own repairing center located in the state across India. एक CBIC क्लैरिफिकेशन पे फिर से केस स्टडी बनाएगी और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आने के लिए तड़प रही है, लिखकर जरूर देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आने के लिए तड़प रही है, ठीक है। मैंने क्लैरिफिकेशन बताया था कि ठीक है, गुड्स के डेफिनेशन में एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी आती है, लेकिन अगर कन्वेंस होगा और गुड्स और पैसेंजर ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होगा तो वो सप्लाई नहीं बोला जाएगा। दूसरा मैंने उसमें यह बताया था कि अगर कोई आपके रिपेयरिंग सेंटर पे कन्वेंस जा रहा है, रिपेयरिंग सेंटर पे कन्वेंस जा रहा है तो वो ट्रक पे नहीं आएगा, पर वहां जो रिपेयरिंग सर्विस होगी जो आपकी ब्रांच दे रही है, सेपरेटली रजिस्टर्ड है इन अदर स्टेट, तो उसको उस रिपेयरिंग चार्जेस पे जीएसटी आएगा, इवन दो आपकी ब्रांच है उसके ऊपर। अब यहां पे देखो, ये भी लिखने का तरीका देखो, लिखने का तरीका मैंने डायरेक्ट सीबीएसई क्लैरिफिकेशन से नहीं चालू किया, आप कर सकते हो, डोंट स्ट्रक विन, डायरेक्ट सीबीआईसी क्लैरिफिकेशन से चालू कर सकते हो और फिर प्रोविजन लिख सकते हो, पर मैंने लिखने का तरीका देखो क्या। पहले सेक्शन 25(4) में कहा कि अगर आपके मोर देन वन रजिस्ट्रेशन है तो वो डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन माने जाएंगे। 7(1)(c) में ये कहा, 7(1)(c) में मैंने ये कहा कि शेड्यूल्ड 1 के हिसाब से अगर डिस्टिंक्ट पर्सन को कोई भी गुड्स जाता है तो सप्लाई बोला जाएगा, विदाउट कंसिडरेशन तो सप्लाई बोला जाएगा, क्योंकि वो सर्कुलर इससे रिलेटेड है, क्योंकि आपने अपने डिस्टिंक्ट पर्सन को ट्रक भेजे। लेकिन इसमें सीबीआईसी का क्लैरिफिकेशन ये इंपॉर्टेंट है, आपने पहले 2 पैराग्राफ नहीं भी लिखे, डायरेक्ट इससे भी स्टार्ट किए तो मार्क्स अच्छे खासे मिल जाएंगे, लेकिन अगर ये कोड कर दो तो और आपका आंसर इंप्रूव मैनर में दिख जाएगा। आपने पहले कुछ क्वेश्चन में अगर एग्जामिनर को इंप्रेस कर दिया ना बॉस, तो उसके आगे उसके हाथ से ऐसे आंखें बंद करते हो, वाह मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, और वो मार्क्स देते जाएगा, मार्क्स का मजा आ रहा है उसको देने का। ओके, ध्यान से सुनना। तो ऐसे केस में अब ये पैरा लिख के देखना, ये पैरा लिख देना, इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ वेरियस मोड ऑफ कन्वेंस इंक्लूडिंग ट्रक कैरिंग गुड्स पैसेंजर फॉर रिपेयर्स और मेंटेनेंस बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन specified 25(4) not involving further supply of conveyance and neither treated as supply of goods or service and not leviable to GST। कन्वेंस जा रहा होगा तो जीएसटी नहीं, लिख के देखना, बट जो वहां पे रिपेयर और मेंटेनेंस हो रहा है उसके ऊपर जीएसटी आएगा। और बस कंक्लूजन छोटा सा है फिर कि भाई जो ट्रक मूव होगा उसके ऊपर जीएसटी नहीं, लेकिन जो रिपेयर होगा, ओके, जो रिपेयर होगा उसके ऊपर जीएसटी आ सकता है, खत्म। ओके, यहां पे Mrs. M Limited being a garment manufacturer appoint Mr. Ram as an agent who store garments manufactured by M Limited and sent to dealer whenever M Limited asks Mr. Ram to do so. Mr. Ram issue his own invoice. Is it supply? इतना सिंपल आरटीपी में है, हमने कितना बड़ा डिस्कशन किया। M Limited ने एजेंट को माल भेजा, एजेंट अपॉइंट किया, स्टोर गारमेंट्स और माल भेजा ओके, यहां पे अपने कंसाइनमेंट एजेंट को टू सेंड द डीलर, और एजेंट आगे कस्टमर को बेचेगा, डीलर को बेचेगा। मिस्टर राम टू डू सो, मिस्टर राम इशू इज ओन इनवॉइस, इज इट अ सप्लाई? जस्टिफाई। अगर एजेंट का इनवॉइस है तो पैरा 3 लग गया। तो मैंने स्टार्ट किया सेक्शन 7(1)(c), ओके, शेड्यूल 1, ये आरटीपी का क्वेश्चन है, लिखकर देखना, एग्जाम में आने के लिए तड़प रहा है। तो शेड्यूल 1, अगर पहले पैरा 3 लिखो प्रॉपरली, एकदम डायरेक्ट मत लिखना इशू ऑन इनवॉइस वगैरह। पैरा 3 कहता है अगर सप्लाई ऑफ गुड्स होगा और प्रिंसिपल टू एजेंट होगा हु अंडरटेक फर्दर सप्लाई, तो इट इज ट्रीटेड एज सप्लाई इवन मेड विदाउट कंसिडरेशन, ये वर्ड आने चाहिए। इस पे सीबीआईसी ने क्लैरिफाई किया कि पैरा 3 तभी अप्लाई होगा व्हेन एजेंट इशू ऑन इनवॉइस, देन ओनली देन पैरा 3 इज एप्लीकेबल, खत्म, लीगल प्रोविजन। डिस्कशन कंक्लूजन, यस, यहाँ पे एम ने जो मिस्टर राम को स्टॉक ट्रांसफर किया, आप स्टॉक ट्रांसफर वर्ड यूज करते हो तो टैक्सेबल सप्लाई है। क्यों? क्योंकि एजेंट इशूइंग इज ओन इनवॉइस इन हिज नेम, तो ट्रांजेक्शन पैरा 3 में कवर्ड होता है। ओके, ट्रांजेक्शन पैरा 3 में कवर होता है। देखो कैसा मैंने ब्रेक करके स्टेप बाय स्टेप पॉइंट वाइज मैनर, अगर आप मेरा आंसर का तरीका देखते हो तो मैंने बहुत पॉइंट वाइज मैनर में लिखा है, जो पढ़ने में आसानी होती है और मार्क्स बहुत अच्छे मिलते हैं। मार्क्स मिलते हैं, लेते आने चाहिए दोस्तों, ठीक है। चलो, हाँ, अब देखो ये क्वेश्चन देखिए, विथ रेफरेंस टू प्रोविजन ऑफ CGST एक्ट 2017 डिस्कस इन ब्रीफ व्हेन इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस टू बी कंसीडर एज अ सप्लाई एंड व्हेन इट इज नॉट टू बी कंसीडर एज अ सप्लाई, डिस्कस द टैक्सेबिलिटी ऑफ इंपोर्ट ऑफ सर्विस अंडर GST।
ठीक है, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज अंडर जीएसटी। ये क्वेश्चन सीए इंटर एग्जाम नवंबर 20 में आया था और उसी टाइप का सिमिलर क्वेश्चन, उसी टाइप का क्वेश्चन जो है यहां पे ICAI RTP में पूछा गया था। अब एग्जाम का क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या पूछते हैं, डिस्कस इन ब्रीफ व्हेन इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस इज टू बी कंसीडर एज अ सप्लाई एंड व्हेन इट इज नॉट टू बी कंसीडर्ड एज अ सप्लाई। अगर आपको हमारा चार्ट याद होगा तो सेक्शन 7(1)(b एक इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस कहता है और सेक्शन 7(1)(c शेड्यूल 1 पैरा 4 ये भी इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस के बारे में कहता है। ठीक है, दोनों भी इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस के बारे में कहते हैं। अब सेक्शन 7 में उन्होंने क्या पूछा, हमें इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस के बारे में बताओ, सप्लाई कब बोला जाएगा और कब नहीं बोला जाएगा। अब ये आंसर जो है स्पेसिफिक 7(1)(b पे नहीं है। जो स्टूडेंट, समझ लो 4 मार्क का क्वेश्चन है, जो स्टूडेंट सेक्शन 7(1)(b लिखेगा, ये 7(1)(b याद आ रहा है ना आपको, याद आ रहा है ना, 7(1)(b मैंने आपको पढ़ाया था, बोलिए, तो उसको 2 ही मार्क मिलेंगे 7(1)(b में, और पैरा 4 भी लिखेगा तो ये 2 मार्क मिलेंगे। लेकिन सिर्फ आपको ये नहीं लिखना है कि कब सप्लाई है, आपको ये भी पूछा, ये भी बताओ कि कब सप्लाई नहीं है, ये भी बताओ कि कब सप्लाई नहीं है। इसलिए यहां पे 7(1)(b और पैरा 4 दोनों भी लिया मैंने, और दोनों में मैं बताऊंगा। और कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के चांसेस है, फिर से एग्जाम में आने के चांसेस है, तो लिखकर जरूर देखिएगा अगर टाइम मिले, और टाइम निकालो, चुराओ टाइम को, लेकिन लिखकर जरूर देखिएगा। तो देखो 7(1)(b कहता है इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन होगा और वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस होगा तो सप्लाई माना जाएगा। ओके, वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस हो सप्लाई माना जाएगा। लेकिन साथ साथ में ये भी बता दो फिर कब सप्लाई नहीं माना जाएगा। अगर ये सर्विस आर इंपोर्टेड फॉर, okay, thus if consideration imported service imported for consideration, they are taxable in both situation, when importation is in the course of further on business or even not in the course of business। second point मैंने कहा कि वो बिजनेस के लिए हो या ना हो वो टैक्सेबल होगा। शेड्यूल 4 में अगर आपने सर्विस इंपोर्ट की रिलेटेड से और एस्टेब्लिशमेंट से और बिजनेस के लिए इंपोर्ट की, ओके, तो टैक्सेबल होगा, वो टैक्सेबल होगा। और ये वाला आंसर देखो मैंने कितने चालाकी से लिखा, क्या चालाकी से लिखा, इन केस or both above two condition is not satisfied, then import of service without consideration shall not be deemed to be supply। मतलब ऊपर 2 केस में सारी कंडीशन फुलफिल होती है तो सप्लाई है, अगर दोनों केस में कंडीशन फुलफिल नहीं होती है, ओके, तो वो सप्लाई नहीं माना जाएगा। ओके, मैंने आंसर दे दिया और लास्ट वाली लाइन में लिख दी कि भाई ऊपर की दी हुई कंडीशन नहीं फुलफिल हुई, विदाउट कंसिडरेशन होगा तो वो सप्लाई नहीं माना जाएगा। ठीक है, आप ऐसा भी लिख सकते हो। तो लिखने का तरीका देखो, ये बहुत डेवलप करना पड़ेगा। पहले कब सप्लाई लिख दो और फिर सेकंड पैराग्राफ में ऊपर की कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो इट्स नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई। ओके, अच्छा क्वेश्चन था। ओके, ये फिर से रिपीट हो सकता है। इजी लगा तो ई टाइप कीजिएगा। अब देखिए, मिसेस प्रगति रिसीव्ड अ लीगल सर्विस, लीगल एडवाइस। ओके, ये क्वेश्चन CA IPCC में 18 ओल्ड सिलेबस, सिमिलर क्वेश्चन RTP में है, सिमिलर क्वेश्चन ICAI स्टडी मटेरियल में, और सिमिलर क्वेश्चन में 22 में भी आया हुआ है। यानी इतने बार पूछा है तो इंस्टीट्यूट इसको डिफिकल्ट समझ रही है। कितना डिफिकल्ट पूछते हैं हम, देखते हैं हमको कितना जमता है, रियली ये डिफिकल्ट है या नहीं है। मिसेस प्रगति रिसीव्ड अ लीगल एडवाइस फॉर हिज पर्सनल प्रॉब्लम एंड पेड 1000 पाउंड, लीगल सर्विस लिया 1000 पाउंड एज अ लीगल फीस टू मिस उन्नति ऑफ UK लंडन। एक्सप्लेन वेदर अबो एक्टिविटी ऑफ इंपोर्ट ऑफ सर्विस, आपको फोकस करना ओनली इंपोर्ट ऑफ सर्विस पे, वुड अमाउंट टू सप्लाई। सिर्फ आपको बताना है कि ऊपर दी गई एक्टिविटी सप्लाई है क्या। इन अबो केस इफ बोथ ऑफ देम आर रियल सिस्टर्स एंड नो कंसिडरेशन इज पेड, देन इट विल बी चेंज योर आंसर। अगर वो सिस्टर होती, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, अगर वो सिस्टर होती तो क्या आंसर बदल जाता। फर्दर इन अबो केस इफ बोथ देम आर रियल सिस्टर एंड मिसेस प्रगति रिसीव्ड अ लीगल एडवाइस फॉर हर बिजनेस, अभी उसने पर्सनल प्रॉब्लम के लिए एडवाइस, अगर बिजनेस के लिए होता, and she doesn't pay any consideration, then what will be your answer? Note, it has been most logically assumed that Miss Unnati is wholly and mainly dependent, उन्होंने खुद कह दिया है कि dependent on Miss प्रगति। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। पहला अगर लीगल सर्विस, पहले केस में अज्यूम करो कि कोई सिस्टर विस्टर नहीं है, तो मिसेस प्रगति ने जो मिस उन्नति से सर्विस लिया, इंपोर्ट किया, फॉर कंसिडरेशन किया,
वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, क्या ये सप्लाई बोला जाएगा? ओके, तो उनका क्वेश्चन क्या है कि वेदर आप क्या उसे इंपोर्ट ऑफ सर्विस सप्लाई बोला जाएगा? हमें ये नहीं बताना है कि टैक्स आएगा या नहीं आएगा, हमें सिर्फ ये बताना पड़ेगा, एक ही का आंसर लेते हैं, हमें सिर्फ ये बताना पड़ेगा कि वो सप्लाई है नहीं है। तो इसके लिए हमारी लीगल प्रोविजन क्या होगी? अब देखो, ये 3 केसेस के लिए आप अलग अलग भी ले सकते हो, 3 केसेस की लीगल प्रोविजन अलग लिख के आंसर भी दे सकते हो, या एक साथ सारी लीगल प्रोविजन लिख दी और फिर तीनों केसेस को ए बी सी आंसर दिया तो भी चलेगा। ओके, पहले मैं आंसर बाद में प्रेजेंटेशन कैसा किया, प्रेजेंटेशन में बताता हूं। पहले लीगल प्रोविजन लिख दी और फिर स्टेप बाय स्टेप तीनों केसेस को एक्सप्लेन किया। लीगल प्रोविजन में मेरे पास इंपोर्ट सर्विस की 2 ही लीगल प्रोविजन है। ओके, 2 ही लीगल प्रोविजन है। ओके, कौन सी? इंपोर्ट सर्विस का सेक्शन 7(1)(b), इफ एनी सर्विस इज इंपोर्टेड फॉर कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, तो सप्लाई बोला जाएगा। और एज पर पैरा 4 ऑफ शेड्यूल 1, इफ एनी इंपोर्ट सर्विस विदाउट कंसिडरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, विदाउट कंसिडरेशन फ्रॉम रिलेटेड पर्सन आउटसाइड इंडिया और ओन एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया इन द कोर्स ऑफ बिजनेस होगा, तो वो सिचुएशन में सप्लाई बोला जाएगा। यानी फ्री होगा और रिलेटेड से होगा या ओन एस्टेब्लिशमेंट से होगा तो सप्लाई बोला जाएगा। बेटा रिवीजन हो रहा है ना आपका? प्लीज बताइए, रिवीजन हो रहा है ना आपका? वापस फ्रेश हो गए ना? हाँ कहो, हाँ हाँ से बहुत एनर्जी आती है, ना से नहीं, कहो हाँ रिवीजन हो रहा है यहाँ पे। तो अब ऐसे केस में दोनों प्रोविजन दे दी, मार्क्स देने वाला कैसा देगा? चलो आपने दोनों प्रोविजन लिख दी, दोनों को अंडरलाइन कर दिया, सेक्शन याद आया तो ठीक, पैरा याद आया तो ठीक, एज पर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, प्रोविजन तो भी सही लिखना। तो आपको यहाँ पे 1 मार्क तो उसने दे दिया प्रोविजन पे। अब आप आंसर कैसे देखते हो? पहले केस में कंसिडरेशन है इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, पर्सनल भी होगा पर कंसिडरेशन है, तो पहले केस में वो सप्लाई बोला जाएगा। इन फर्स्ट केस मिस्टर प्रगति इंपोर्टेड सर्विस फॉर पर्सनल पर्पस फॉर अ कंसिडरेशन इट वुड अमाउंट टू सप्लाई अंडर सेक्शन 7(1)(b) इवन दो इट इज नॉट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, इवन दो नॉट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। चलिए इसका आंसर लिख लिया। दूसरा, अगर वो रियल सिस्टर है और नो कंसिडरेशन है, रियल सिस्टर है और कंसिडरेशन नहीं है, अब हमने, और सिस्टर डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है, तो हमने एक फैमिली की डेफिनेशन देखी थी। फैमिली की डेफिनेशन अगर आप यहां लिख पाए लीगल प्रोविजन में तो वो भी अच्छी बात है। फैमिली की डेफिनेशन हमने क्या देखी थी कि ब्रदर सिस्टर पेरेंट हो गए और वो डिपेंडेंट हो गए तो ही रिलेटेड माना जाएगा। तो आपको इसको क्या लिखना पड़ेगा? इफ सिस्टर्स आर डिपेंडेंट, आई रिपीट, इफ सिस्टर्स आर डिपेंडेंट, ओके, देन दे आर ट्रीटेड एज रिलेटेड पर्सन। दे आर ट्रीटेड, डिपेंडेंट हो गए तो रिलेटेड पर्सन, ठीक है। अगर इंडिपेंडेंट होती तो रिलेटेड नहीं होता। सुनो ध्यान से, तो दे आर रियल सिस्टर, और नोट में कहा है कि आप एज्यूम कर सकते हो कि वो डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है तो फिर रिलेटेड है। अब हमारा 7(1)(b) क्या, यही आप मिस्टेक कर दोगे, इंस्टीट्यूट को पता है, और यही आपके मार्क्स जाने वाला है सेकेंड इसमें। अगर वो सॉरी रियल सिस्टर और ये रिलेटेड है, ओके, ये केस में, सॉरी ये केस देख रहे हैं, इफ अबो केस बोथ ऑफ देम आर रियल सिस्टर एंड नो कंसिडरेशन इज पेड, देन विल योर आंसर चेंज? अब रिलेटेड है और फ्री है, रिलेटेड होगा पैरा 4 में आता है, रिलेटेड होता है तो पैरा 4 में आता है, फ्री भी होगा तो भी पैरा 4 में आएगा। लेकिन वो केस में वो जो है वो बिजनेस के लिए नहीं, पर्सनल के लिए यूज होता है। पैरा 4 तभी अप्लाई होता है अगर हमने रिलेटेड से लिया, फ्री लिया और बिजनेस के लिए लिया। हमने बिजनेस के लिए नहीं लिया, यही बहुत इंपॉर्टेंट। जिसने इसका आंसर दे दिया ना कि इट इज नॉट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस इवन दो इंपोर्टेड फ्रॉम रिलेटेड पर्सन विदाउट कंसिडरेशन, पर नॉट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, तो सप्लाई नहीं बोला जाएगा। देखो, in second case import service without consideration Mr. Pragati from her real sister being a member of same family and only dependent related person है, will not be treated as supply as it is not in the course of business में नहीं, इसलिए वो सप्लाई नहीं बोला जाएगा। जिसको 1 सेकंड में क्लिक हो गया बॉस, उसको एनए समझ लो कितना इजी है, और हमने बहुत ही अलग लेवल पे पढ़ाया और क्वेश्चन बहुत ही इजी आते हैं। तीसरा यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे पूछा कि अगर वो डिपेंडेंट है और वो बिजनेस के लिए अगर बिजनेस के लिए होता तो देन इट इज अ सप्लाई, देन इट इज ट्रीटेड एज सप्लाई। बताओ, अगर ऐसे क्वेश्चंस आए तो क्या इजी है, आप सॉल्व कर पाओगे? अगर ये क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पा रहे हो, जिसको कुछ क्वेश्चंस लिख के देखना तो लिख सकता है, लेकिन अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, आपको जम पा रहे हो, मतलब इससे टफ और कुछ नहीं आने वाला है, आपको इस बार 80 पार मिलने वाला है। तो थर्ड केस में तो वो सप्लाई होगा, इट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई, ठीक है। चलो अब देखो नेक्स्ट वो क्या कहते हैं, एग्जामिन वेदर फॉलोइंग एक्टिविटी वुड अमाउंट्स टू सप्लाई अंडर सेक्शन 7। आपको सिर्फ बताना है कि सप्लाई है या नहीं। दामोदर चैरिटेबल ट्रस्ट, अ ट्रस्ट हु गेट द आई ट्रीटमेंट ऑफ नीडी पीपल डन फ्री ऑफ कॉस्ट,
डोनेट क्लॉथ एंड टॉयज टू चिल्ड्रन लिविंग इन स्लम एरिया, ठीक है, दामोदर चैरिटेबल ट्रस्ट हु गेट्स द आई ट्रीटमेंट ऑफ नीडी पीपल डन फ्री ऑफ कॉस्ट, डोनेट क्लॉथ एंड टॉयज टू चिल्ड्रन लिविंग इन अ स्लम एरिया। दूसरा, रमन इज एन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर इन चेन्नई, हिज ब्रदर हु सेटल इन लंडन एज वेल नोन लॉयर, उसका ब्रदर है और वेल नोन लॉयर है। रमन हैज टेकन अ लीगल एडवाइस फ्रॉम हिम फ्री ऑफ कॉस्ट विद रिगार्ड टू हिज फैमिली डिस्प्यूट, पर्सनल पर्पस के लिए लिया उसने, फ्री ऑफ कॉस्ट लिया। दूसरा, वुड यू आंसर डिफरेंट इन अबो केस इफ रमन हैज टेकन एडवाइस इन द कोर्स ऑफ बिजनेस इन चेन्नई? पहला तो बहुत सिंपल है, पहले का आंसर क्या दोगे? दामोदर चैरिटेबल ट्रस्ट है, क्या ट्रस्ट पर्सन बोली जाएगी? यस, पर्सन बोली जाएगी। लेकिन अगर वो डोनेट कर रहे हैं, अब ये डोनेशन कहीं के कहीं कनेक्ट मत हो जाना, ओके, शुरू मत हो जाना, डोनेशन एक्ट ऑफ फिलंथ्रॉफी, ओके, एक्ट ऑफ फिलंथ्रॉफी है तो या कोई नेम प्लेट बोला है क्या उन्होंने? नहीं, उन्होंने सिर्फ बोला है फ्री दे दिया, बस बात खत्म। अगर आपने फ्री दिया होगा तो सप्लाई नहीं बोला जाएगा, इसलिए 7(1)(a) कहता है कि सप्लाई फॉर अ कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। ओके, तो इन गिवन केस, ओके, यहां पे सप्लाई नहीं, कंसिडरेशन नहीं है, डोनेशन दिया गया तो इट डज नॉट अमाउंट टू सप्लाई। मतलब देखो यहां आपके कंफ्यूज होने के चांसेस कितने हैं, आप ट्रस्ट की तरफ चले जाओगे, सिंपल तो आंसर है यार, वॉट एवर द क्लॉथ एंड टॉयज आर डोनेटेड विदाउट कंसिडरेशन, नॉट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, हेंस इट्स नॉट अ सप्लाई, हेंस इट्स नॉट अ सप्लाई, बात वहीं खत्म हो जाती है। बी जो है, रमन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है चेन्नई का, हिज ब्रदर हु सेटल इन लंडन इज अ वेल नोन लॉयर। अब वेल नोन लॉयर से इंस्टीट्यूट ये एक्सपेक्ट करती है आपसे कि आप थोड़ा दिमाग लड़ाइए और खुद एजम्पशन लीजिए कि वो वेल नोन लॉयर है, मतलब ब्रदर डिपेंडेंट नहीं है, ब्रदर डिपेंडेंट नहीं है, मतलब ब्रदर रिलेटेड नहीं है। रमन हैज टेकन अ एडवाइस फ्रॉम हिम फ्री ऑफ कॉस्ट विद रिगार्ड टू हिज फैमिली डिस्प्यूट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहली बात तो उसने सर्विस इंपोर्ट की, लंदन से ली, पहले तो ये क्लिक होना चाहिए कि गिवन सर्विस इज अ, ओके सुनिए ध्यान से बराबर, गिवन सर्विस इज इंपोर्टेड इनटू इंडिया, ये इंपोर्ट सर्विस है। एज पर सेक्शन 7(1)(b इट इज नॉट अ सप्लाई, व्हाई? बिकॉज इट इज विदाउट कंसिडरेशन, 7(1)(b में सप्लाई नहीं है। चलिए, अब अगर 7(1)(b में सप्लाई नहीं है क्योंकि ये फ्री है, तो फिर हम पैरा 4 में देखेंगे, पैरा 4 ऑफ शेड्यूल 1। पैरा 4 में रिलेटेड से लिया और फ्री लिया, इन द कोर्स ऑफ बिजनेस लिया तो सप्लाई बोला जाएगा, रिलेटेड से लिया तो सप्लाई बोला जाएगा अगर फ्री। ब्रदर इज नॉट अ डिपेंडेंट पर्सन, इसलिए ही इज नॉट अ रिलेटेड पर्सन, अगर वो रिलेटेड नहीं है बात खत्म। फ्री इंपोर्ट सर्विस पे जीएसटी नहीं आएगा, सिर्फ रिलेटेड होगा तो जीएसटी आएगा, मैंने आपको लिखा के दिया है। फ्री इंपोर्ट सर्विस किसी से भी लो जीएसटी नहीं आता है, फ्री इंपोर्ट सर्विस किसी से भी लो जीएसटी नहीं आता है, एक्सेप्ट वो रिलेटेड होगा तो और ओन एस्टेब्लिशमेंट होगी तो। ओके, तो ऐसे सिचुएशन में यहां पे देखिए सेक्शन 7(1)(c) पैरा 4 मैंने लिखा, ओके। दूसरा मैंने मेंबर ऑफ सेम फैमिली में ओके रिलेटेड पर्सन लिखा, और सेम फैमिली जो है रिलेटेड होता है, और सेम फैमिली में ब्रदर डिपेंडेंट होगा। ओके देखो ब्रदर, मैंने आपको ये सब चीजें जीके ओके रेगुलर क्लास अगर आप मेरा कर रहे हो तो मैं सब लिखना सिखा रहा हूँ आपको, मैंने इतने सारे प्रैक्टिस करवाई आपसे, अब ये एग्जाम की प्रैक्टिस आपको करनी है, ओके लिख के देखना है। तो डिस्कशन और कंक्लूजन ये है कि रमन से फ्री ऑफ कॉस्ट लीगल सर्विस ली, जो वेल नोन लॉयर है, सेटल्ड है एंड इज नॉट डिपेंडेंट है, वो आप अज्यूम करो कि वो नॉट डिपेंडेंट है, ओके तो वो रिलेटेड नहीं माना जाएगा, और अगर वो रिलेटेड नहीं माना जाएगा तो ये जो है पर्सनल मैटर एंड नॉट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, तो वो सप्लाई नहीं बोला जाएगा, वो सप्लाई नहीं बोला जाएगा। ओके इसको थोड़ा शॉर्ट भी आप कर सकते हो कि ओके रमन, इसको आप शॉर्ट भी कर सकते हो कि भाई फ्री ऑफ कॉस्ट ली, रमन इज नॉट अ डिपेंडेंट ब्रदर रिलेटेड पर्सन, हेंस ओके एनी इंपोर्ट सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट नॉट लायबल टू टैक्स। सेकंड क्या पूछा उन्होंने? सेकंड ये पूछा, वुड यू आंसर डिफरेंट इन अबो केस इफ रमन हैज टेकन एडवाइस इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज बिजनेस यूनिट इन चेन्नई? अगर बिजनेस के लिए भी लिया होगा तो भी जीएसटी नहीं आएगा, तो भी सप्लाई नहीं बोला जाएगा, क्योंकि फ्री है। फ्री तभी टैक्सेबल होगा अगर रिलेटेड से लिया, अगर फ्री लिया है और वो रिलेटेड नहीं तो टैक्स नहीं आएगा। तो नहीं, मेरा आंसर चेंज नहीं होगा, स्टिल नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये लिख के देखना बॉस, आने के पूरे चांसेस है। ओके स्टिल सप्लाई नहीं बोला जाएगा, क्यों? क्योंकि ही इज नॉट फ्रॉम रिलेटेड पर्सन, पैरा 4 लगाने के लिए वो रिलेटेड पर्सन होना जरूरी। वो देखो फ्री सर्विस तभी टैक्सेबल करना जब वो रिलेटेड है, फिर वो किसी के लिए भी ली हो, ठीक है। फ्री सर्विस तभी टैक्सेबल करना जब वो रिलेटेड है। आई होप ये आपको समझा होगा, नहीं समझा होगा तो एक बार फिर से पढ़ना, प्रोविजन पढ़ना तो डेफिनेटली समझ जाएगा।
ये बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जुलाई 21 में ये क्वेश्चन पूछा और ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आए तो मार्क्स मत छोड़ना। क्वेश्चन देखो क्या है, इन्यूमरेट द एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन विच विल बी ट्रीटेड नीदर एज अ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। कौन सी ऐसी ट्रांजेक्शन है जो सप्लाई ऑफ गुड्स भी नहीं माने जाएगा और सर्विसेज भी नहीं माने जाएंगे। या अब देखो इसलिए एमटीवी के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि कभी कभी वो एग्जाम में भी आ जाते हैं। लिस्ट डाउन द एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 कहा कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का झगड़ा हुआ, दोनों कोर्ट में गए। ओके, पर ये स्टोरी लिख के मत आना। 7-2A एक्टिविटी स्पेसिफाई, चार्ट याद आएगा आपको, जरूर याद आएगा। एक्टिविटी स्पेसिफाई करता है जो सप्लाई नहीं बोली जाती है और वो एक्टिविटी शेड्यूल 3 में दी गई है जिसे निगेटिव लिस्ट भी कहते हैं, और सारी एक्टिविटी लिख दो। सर्विस बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कोर्ट या ट्रिब्यूनल, या फंक्शंस बाय एमपी एमएलए, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, शॉर्ट में लिख सकते हो, या कोई भी गवर्नमेंट बॉडी पे चेयरपर्सन, फ्यूनरल ब्यूरो, क्रीमेटोरियम, मॉर्चुरी सर्विसेज, सेल ऑफ लैंड एंड सेल ऑफ बिल्डिंग एक्सेप्ट 5B ऑफ शेड्यूल 2, एक्शनेबल क्लेम अदर देन लॉटरी, बेटिंग एंड गैम्बलिंग। जिसने ये परफेक्ट फटाफट लिख लिया, मैं नहीं कहता हूं कि वैसा का वैसा लिखो, लेकिन सारे पॉइंट्स कवर कर लिए तो ऐसे केस में बॉस खत्म, मार्क्स आ गए। ओके, ऐसे मार्क्स मत छोड़ना, 4 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा था ये। ओके, ये क्वेश्चन देखा, डिटरमाइन वेदर फॉलोइंग एक्टिविटी फॉल अंडर द परव्यू ऑफ सप्लाई। बस सप्लाई है या नहीं है बताओ। मिस्टर राज हायर एम्बुलेंस फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ फैसिलिटी ऑफ डिसीज पर्सन टू परफॉर्मिंग फ्यूनरल, ट्रांसपोर्टेशन भी सप्लाई नहीं है, शेड्यूल 3 के हिसाब से वो सप्लाई नहीं माना जाएगा। मिस्टर एस एंटर इन द एग्रीमेंट फॉर सेल ऑफ लैंड टू मिस्टर आर फॉर कंसिडरेशन, सेल ऑफ लैंड भी सप्लाई नहीं बोला जाएगा शेड्यूल 3 के हिसाब से। एबीसी डेवलपर सोल्ड फुल्ली फर्निश्ड बिल्डिंग, इंटेंडेड फॉर सेल नहीं है, बिल्डिंग कंप्लीट हो गई है और बाद में सेल किया तो अगेन ये सेल ऑफ बिल्डिंग माना जाएगा और शेड्यूल 3 के हिसाब से सप्लाई नहीं माना जाएगा। सिंपल था। ओके, बाकी आप रीड कर सकते हो आंसर। चलिए, ये आपके स्टडी मटेरियल में है। सर्वना एंड सन्स विशेष टू स्टार्ट सप्लाइंग अल्कोहलिक लीकर इन अ स्टेट ऑफ तमिलनाडु। ठीक है, अल्कोहलिक लीकर की शॉप चलाना चाहते हैं। Therefore, it applies for license to Tamil Nadu government, license of alcoholic liquor, Tamil Nadu government को for selling liquor, for which state government has charged specified fees from it, यानी license fees state government ने charge की। Examine whether the grant of alcoholic liquor license by Tamil Nadu government to Sarvana and Sons qualifies the supply। जो alcoholic liquor के license है उसका क्या, तो अगर आपको याद होगा तो सर्विस ऑफ ग्रांटिंग अल्कोहलिक लिकर लाइसेंस बाय स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाइड अंडर सेक्शन 7(2)(b) neither treated as supply of goods not treated as supply of service। वो ना गुड्स बोला जाएगा ना सर्विस बोली जाएगी। सो लाइसेंस इज ग्रांटेड अगेंस्ट कंसिडरेशन लाइसेंस फीस और एप्लीकेशन फीस और एनी अदर फीस, कोई भी दिया हो। ये स्पेशल बेनिफिट ओनली सेल ऑफ लिकर पे दिया है एंड नॉट फॉर अदर, सेल ऑफ लिकर पे दिया है नॉट फॉर अदर। इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आपने पहला पैरा लिख दिया, ये 2 पैरा कट भी कर दिया तो चलेगा, नहीं ये लिखने की जरूरत भी नहीं, अगर कट भी कर दिया तो चलेगा। ये पहला लिख दिया और आखिरी लिख दिया और आखिरी में ये लिख दिया कि भाई गिवन केस में अल्कोहलिक लिकर लाइसेंस जो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने दिया नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस। मतलब देखो देखो देखो, उन्होंने क्या पूछा, सप्लाई है या नहीं है। आपके आंसर में कैसी गलतियां होती है, उन्होंने ये पूछा ही नहीं कि टैक्सेबल है या नॉन टैक्सेबल है। अगर किसी स्टूडेंट ने लिख दिया कि इट्स नॉन टैक्सेबल, मार्क्स जाएंगे, हाथ के मार्क्स जाएंगे। क्वेश्चन क्या पूछा, टैक्सेबल पूछा कि सप्लाई पूछा। अगर पूछा सप्लाई है नहीं है तो वैसा ही लिखो कि इट्स नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई। गलती से भी ये मत लिखना कि इट्स नॉट टैक्सेबल, नहीं तो मार्क्स जाएंगे हाथ के। बहुत कॉन्शियस रहना बॉस कि हम क्या लिख रहे हैं, मार्क्स मिलते हैं लेते आना चाहिए, ठीक है। एक क्वेश्चन है, इज इट रिक्वायर्ड टू डिस्टिंग्विश वेदर पर्टिकुलर सप्लाई इन्वॉल्व सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस। क्या जब भी कोई सप्लाई है, सप्लाई होता है, तो वो सप्लाई गुड्स का है या वो सप्लाई सर्विस का है? क्या ये दोनों डिस्टिंग्विश करना बहुत जरूरी है? क्या ये दोनों डिस्टिंग्विश करना बहुत जरूरी? यस बेटा। क्यों? क्योंकि आगे प्रोविजन है आपका टाइम ऑफ सप्लाई
मतलब टैक्स जो है, यस टाइम ऑफ सप्लाई वो गुड्स का अलग है, सर्विस का अलग है। जैसे गुड्स के केस में एडवांस पे टैक्स नहीं आता है, सर्विस के केस में आता है। आपके प्लेस ऑफ सप्लाई गुड्स और सर्विस के अलग होते हैं, रेट ऑफ सप्लाई दोनों के अलग होते हैं। ओके, तो ये 3 रीजन और बहुत सारे रीजन है, पर ये 3 रीजन की वजह से इनको डिफ्रेंशिएट करना जरूरी है। टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, रेट ऑफ सप्लाई, एग्जम्पशन वगैरह, वो आपका गुड्स है या सर्विस है, इसके बेस पे होता है। ये आपके स्टडी मटेरियल में भी है और एग्जाम में भी पूछा है। और मैं आपको एक बात बता दूं, मैं सारे क्वेश्चंस कवर कर रहा हूं, मतलब मैं आपको गारंटेड कहता हूं कि मैंने जो कवर किया इसके बाहर आने के बहुत कम चांसेस है, बहुत कम चांसेस है। ट्रांसफर ऑफ टाइटल और पोजीशन इज नेसेसरी फॉर ट्रांजेक्शन टू कॉन्स्टिट्यूट अ सप्लाई ऑफ गुड्स। क्वेश्चन देखो बड़ा टेक्निकल है। सप्लाई होने के लिए क्या ओनरशिप जाना जरूरी है? नहीं। सप्लाई इंक्लूड सेल, ट्रांसफर, ओनरशिप नहीं भी गई बट जस्ट ट्रांसफर है, बार्टर है, एक्सचेंज है, लीज है, रेंटल है, डिस्पोजल है, ओनरशिप नहीं भी गया तो भी सप्लाई बोला जाएगा। कितना बेसिक क्वेश्चन है, पर बहुत सारे स्टूडेंट को समझा ही नहीं है क्वेश्चन। लिखना कैसे समझा ही नहीं, सिंपल था कि 7(1) के हिसाब से सप्लाई इंक्लूड्स सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लीज, रेंटल, डिस्पोजल फॉर कंसिडरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस। Once the transaction treated as supply, it is classified as a goods or service. In para 1 of schedule 2, हाँ इन्होंने पैरा 1 ऑफ शेड्यूल 2 याद होगा, शेड्यूल 2 पहला पैरा। अगर आप टाइटल देते हो तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स बोला जाता है। अगर आप पोजीशन देते हो, ओके, जस्ट राइट्स देते हो तो सप्लाई ऑफ सर्विस बोला जाता है। अगर टाइटल फ्यूचर डेट को देते हो तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स बोला जाता है। ओके, तो ये हमने पैरा 2 देखा। टाइटल देते हो तो गुड्स, राइट्स देते हो तो सर्विस, फ्यूचर टाइटल देते हो तो गुड्स। दस ट्रांसफर इन टाइटल रिस्पेक्टिव ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोजीशन इज नेसेसरी टू कॉन्स्टिट्यूट अ सप्लाई। ओके, टाइटल दे दिया तो भी सप्लाई, पोजीशन दे दिया तो भी सप्लाई। ठीक है, तो एक मिनट, यहां चेंज करना, ट्रांसफर ऑफ टाइटल, ये लाइन ही निकाल दो, सॉरी ये गलती से आ गया, ये लाइन ही निकाल दो। ओके, ये लाइन ही बोल रहे। ओके, बस ये जहां तक है आप टाइटल दो या राइट्स दो, वो सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस बोला जाएगा। गलती से ये लाइन आई है आपके बुक से, अगर रिमूव किया होगा तो ओके, नहीं तो रिमूव कर देना, ठीक है, डन। क्वेश्चन क्या है देखिए, स्टेट वेदर द फॉलोइंग सप्लाईज वुड बी ट्रीटेड एज अ सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस एज पर शेड्यूल 2 ऑफ CGST एक्ट। आपको ये बताना है कि नीचे दिए गए सप्लाई गुड्स क्या है या सर्विस है। ये क्वेश्चन इतना सिंपल क्वेश्चन CA इंटर नवंबर 18 एग्जाम में आया था, और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो मार्क्स मत छोड़ना। पहले उन्होंने कहा वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, तो ये सप्लाई ऑफ सर्विस है, मैंने बहुत सिंपल वे में लिख दिया सप्लाई ऑफ सर्विस। लेकिन आपको अगर याद आता है तो जरूर लिखेगा एज पर शेड्यूल 2 पैरा 6 क्लॉज A। ओके, आपको ये बहुत अच्छा इंप्रेशन देगा, शेड्यूल 2 पैरा 6 और क्लॉज A। ओके, ये सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाता है। दूसरा, टेम्पररी ट्रांसफर और परमिटिंग द यूज और एंजॉयमेंट ऑफ एनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, टेम्पररी ट्रांसफर ऑफ IPR। आपको अगर एग्जाम, आप मेरा क्लास के थे, एग्जाम्पल मेरा एक स्टूडेंट था कि जयपुर से आया था, मैंने उसको अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दी थी, हाँ याद आया ना। तो ये शेड्यूल 2 पैरा, ओके शेड्यूल 2 पैरा 5 क्लॉज याद आता है तो ठीक, नहीं तो पैरा 5 के हिसाब से ये भी सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। और सेल ऑफ पर्सनल कार टू डीलर, ओके, सेल ऑफ पर्सनल कार टू डीलर, अपनी कार बेची डीलर को, तो वो नॉट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस और उसे सप्लाई नहीं बोला जाएगा। इतना सिंपल पूछा था। देखिए, अगर ऐसे क्वेश्चंस आए तो मार्क्स मत छोड़ना भाई, पहले ही कह रहा हूं मैं आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ICAI स्टडी मटेरियल का है, फटाफट बताइए, सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विस। स्टेट वेदर फॉलोइंग सप्लाईज वुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस एज पर शेड्यूल 2 ऑफ CGST एक्ट। चार्ट का कितना इंपैक्ट पड़ता है? अगर आपने शेड्यूल 2 बनाया होगा तो आपको देखो, जब आप याद करने जा रहे हो तो आपको बुक का पेज नंबर वगैरह वो नहीं याद आ रहा है, आपको चार्ट याद आ रहे हैं, तो चार्ट का अपना एक इंपैक्ट पड़ता ही है। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, मैंने पहले कहा इमूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है कि उससे रिलेटेड कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो वो सर्विस में आता है, तो सप्लाई ऑफ सर्विस में, तो सप्लाई ऑफ सर्विस में आता है। अगेन शेड्यूल 2 का अगर आपको याद होगा तो पैरा 2 है,
ये पैरा 2 है अगर आपको याद होगा तो। गुड्स फॉर नहीं सॉरी पैरा 5 है, पैरा 2 में तो लैंड एंड बिल्डिंग है, पैरा 5 है। पैरा 5 क्लॉज है रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। सर अगर हमें पैरा याद नहीं आया तो मत करो ना याद यार। ओके इतना तो लिखो, सप्लाई ऑफ सर्विस। दूसरा, गुड्स फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ बिजनेस असेट आर ट्रांसफर और डिस्पोज अंडर द डायरेक्शन ऑफ पर्सन कैरिंग ऑन द बिजनेस। ओके आपको एक मिनट, बिजनेस असेट है, सप्लाई है या नहीं ये नहीं पूछा है, आपको ये पूछा है कि ये सप्लाई ऑफ गुड्स है या सर्विस है, ये क्लासीफाई करो। तो आपको याद होगा तो हमने पैरा 4 देखा था। पैरा 4 में अगर आप कोई बिजनेस असेट परमानेंटली दे रहे हो, बिजनेस असेट परमानेंटली दे रहे हो, ओके तो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाता है। ट्रांसफर ऑफ राइट ऑफ गुड्स विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल, राइट्स दिए पर टाइटल नहीं दिए तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। अगेन पैरा 1 आपको लिखना है तो ये पैरा 1 वो सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। उसके बाद में ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स अंडर द एग्रीमेंट वी स्टिपुलेट दैट प्रॉपर्टी विल बी पास फ्यूचर डेट, फ्यूचर डेट पे जाने वाला है तो अगेन पैरा 1 के हिसाब से ये सप्लाई ऑफ गुड्स बोला जाएगा। एनी ट्रीटमेंट ऑफ प्रोसेस विच इज अप्लाइड ऑन अनदर्स पर्सन गुड्स यानी जॉब वर्क, वो सप्लाई ऑफ सर्विस बोला जाएगा। ये पैरा 3 है अगर आप शेड्यूल 2 याद होगा तो। और ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स, ये सप्लाई ऑफ गुड्स पैरा 1। बॉस इतने सिंपल है ना, मार्क्स मत छोड़ना, मार्क्स मत छोड़ना अगर सिंपल क्वेश्चन है, और ये स्टडी मटेरियल में कवर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिसेस एबीसी लिमिटेड प्रोवाइड्स फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विस, जीएसटी रेट इज 99%। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर है, जीएसटी रेट 9%, 9% ईच। डेवलपमेंट एंड डिजाइन ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर 15 lakhs, प्री पैक सॉफ्टवेयर 50 lakhs। आईसीए आरटीपी क्वेश्चन जून 2018। अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलप डिजाइन करते हो तो सप्लाई ऑफ सर्विस कहा जाता है, ओके एज पर पैरा 5। तो अगर आप डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर करते हो तो सप्लाई ऑफ सर्विस है, उसके ऊपर सीजीएसटी 9%, एसजीएसटी 9%। जीएसटी रेट उन्होंने एक ही दिया 9, वो गुड्स हो या सर्विस हो एक ही रेट दिया है। कभी कभी हो सकता है गुड्स या सर्विस अलग अलग हो, लेकिन प्री पैक सॉफ्टवेयर होगा तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स है, प्री पैक सॉफ्टवेयर होगा सप्लाई ऑफ गुड्स है 52 lakhs, और एज अ सप्लाई ऑफ गुड्स उसके ऊपर सर्विस है। आपको मार्क्स कैलकुलेशन पे नहीं है, आपको मार्क्स क्लासिफिकेशन पे, आप क्लासीफाई कैसा करते हो। ओके तो ये जो है हमने देखा, अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो मार्क्स मत छोड़ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेट गवर्नमेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू नोटिफाई ट्रांजैक्शन टू बी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, डिस्कस द करेक्टनेस ऑफ स्टेटमेंट। पूछा ये है कि क्या गवर्नमेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर है, ओके क्या गवर्नमेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर है टू नोटिफाई सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, नहीं, ओनली गवर्नमेंट के पास नहीं, स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। गवर्नमेंट ये गुड्स है या सर्विस नोटिफाई कर सकती है ऑन रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल, गवर्नमेंट कैन नोटिफाई, और ओनली स्टेट गवर्नमेंट के पास भी नहीं है। ओके जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन पे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी कि ये सप्लाई गुड्स और सर्विस। यानी इस क्वेश्चन का आधार क्या है कि भाई ओनली स्टेट गवर्नमेंट के पास कुछ पावर होती है क्या, या सेंट्रल के पास कुछ पावर होती है क्या, नहीं, जो भी पावर होगी दोनों के लिए होगी, और वो ऑन रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल होगी, ऑन रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल होगी। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन वेदर फॉलोइंग सप्लाईज अमाउंट टू कंपोजिट सप्लाई। A hotel provide 4 days 3 nights package wherein the facility of breakfast and dinner is provided along with the room accommodation। अब होटल है और होटल में जैसे आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई, ओके अगर होटल के साथ वो यहाँ पे ब्रेकफास्ट दे रहे हैं तो होटल के साथ ब्रेकफास्ट देना नेचुरली बंडल्ड है, ये कंपोजिट सप्लाई है। आपको क्या बताना है, वेदर फॉलोइंग अमाउंट कंपोजिट सप्लाई, तो यस इट्स अ इसको आपको क्लासीफाई नहीं करना है प्रिंसिपल सप्लाई वगैरह, सिर्फ इतना बताना है जो पूछा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, ऑलवेज जो पूछा वही बताओ। अगर वो होटल के साथ ब्रेकफास्ट है तो नेचुरली बंडल्ड है। ओके तो अब डिफाइन कैसे किया, कंपोजिट सप्लाई यानी क्या, कंपोजिट सप्लाई ने 2 और मोर टैक्सेबल सप्लाईज नेचुरली बंडल इन कंजंक्शन विथ ईच अदर इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, और प्रिंसिपल सप्लाई में क्लासीफाई होगा। ये लिख कर देखना बॉस, ओके लिख कर देखना चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि कंपोजिट सप्लाई की डेफिनेशन भी आ सकती है, डिफाइंड कंपोजिट सप्लाई, तो इतने उसके कैरेक्टर होने चाहिए, 2 और मोर सप्लाईज है, नेचुरली बंडल है, कंजंक्शन विथ ईच अदर है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, और सप्लाई उसमें एक सप्लाई प्रिंसिपल सप्लाई होना चाहिए। तो पहला सप्लाई ऑब्वियसली कंपोजिट सप्लाई। दूसरा, टूथपेस्ट कंपनी ऑफर्ड अ स्कीम ऑफ फ्री सोप अलॉन्ग विथ टूथपेस्ट, टूथपेस्ट के साथ सोप, ये कोई नेचुरल थोड़ी है, टूथपेस्ट के साथ सोप दीजिए, टूथपेस्ट के साथ ब्रश, वो तो भी हम नेचुरली बंडल बोल सकते हैं, लेकिन सूप जो है, सॉरी सूप नहीं, सोप जो है वो नेचुरली बंडल नहीं है। ओके तो ये पहला तो कंपोजिट सप्लाई, पर दूसरा डज नॉट क्वालिफाई एज अ कंपोजिट सप्लाई। ये आईसीएआई मटेरियल का क्वेश्चन है, ओके तड़प रहा है आने के लिए, अगर आ गया तो मार्क्स मत छोड़ना बॉस, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट अगेन ICAI मटेरियल का क्वेश्चन है. Manikaran, a registered supplier of Delhi, has supplied 20,000 package at 30 each to Makhija gift shop in Punjab. Each package consists of 2 chocolates, 2 fruit juice bottle and packet of toy balloon. Determine the rate. भाई पढ़ते ही समझ में आ गया ये कंपोजिट नहीं है, मिक्स सप्लाई है. चॉकलेट का रेट 18 है, फ्रूट जूस का 12 है, टॉय बलून का 5 है. लेकिन अगर ये मिक्स सप्लाई है तो हाईएस्ट रेट लगेगा, मतलब पूरे पैकेज को 18% का रेट लगेगा. बात खत्म. ओके, उन्होंने पूछा जीएसटी क्या रेट से लगेगा, तो 18%. तो देखो लीगल प्रोविजन, पहले मैंने मिक्स सप्लाई डिफाइन किया, ये भी लिखकर देखना आने के चांसेस है. मिक्स सप्लाई की डेफिनेशन 2 और मोर इंडिविजुअल सप्लाईज, इसमें 2 और मोर टैक्सेबल मत लिखना, 2 और मोर अलग अलग सप्लाईज है. ओके, जो इंडिपेंडेंटली सप्लाई हो सकते हैं बट सप्लाई टुगेदर. देखो 2 अलग अलग है जो इंडिपेंडेंटली सप्लाई हो सकते हैं पर एक साथ दिए गए अंडर अ सिंगल प्राइस और नॉट नेचुरली बंडल, तो वो जो है मिक्स सप्लाई माने जाएंगे. गिवन केस में ये जो पैकेट्स है वो मिक्स सप्लाई बिकॉज नॉट नेचुरली बंडल है. सेक्शन 8B के हिसाब से हाईएस्ट रेट लगता है और गिवन केस में हाईएस्ट रेट 18% है, इसलिए 6 लाख ऐसे है. 20,000 पैकेट्स और उसकी प्राइस 30 रुपीज यानी 6 लाख का 18% का जीएसटी आपको लगेगा. डन. चलिए नाउ ये क्वेश्चन अगेन ICAI स्टडी मटेरियल में दिया है. डमडम. ओके, डमडम इलेक्ट्रॉनिक हैज सोल्ड द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स टू अकबर रिटेल स्टोर. रेफ्रिजरेटर 500 लीटर 18%, स्टेबलाइजर 12%, LED टेलीविजन 12%, स्प्लिट एयर 20%, स्टेबलाइजर 12%. डमडम इलेक्ट्रॉनिक हैज इशूड अ सिंगल इनवॉइस indicating a price of each of the above items separately the same. Akbar retailer store has given a single check of 1 lakh for all the items as composite डिस्काउंटेड प्राइस. स्टेट द टाइप ऑफ सप्लाई. अब देखो यहां पे होने वाली मिस्टेक, और मैंने इसके लिए एक चार्ट भी बना के दिया था आपको. वर्ड देखो, सिंगल इनवॉइस, सिंगल प्राइस, तीनों में डिफरेंस समझ लेना. और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लिखकर देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लिखकर देखना. सिंगल प्राइस और सिंगल पेमेंट. ठीक है. अब यहां पे इसमें ये प्रॉब्लम में क्या इनवॉइस सिंगल है, अलग अलग आइटम्स बेचे गए जिसमें इनवॉइस सिंगल है पर प्राइस डिफरेंट सेपरेट दिया है, पेमेंट सिंगल है. ओके, प्राइस सेपरेट दिया है. ओके, इनवॉइस सिंगल है, प्राइस सेपरेट दिया है और पेमेंट सिंगल है. हमारा मिक्स सप्लाई. और हम हाईएस्ट रेट कब लगाएंगे, क्योंकि ये तो क्लियर दिख रहा है ये मिक्स सप्लाई है, पर हाईएस्ट रेट कब लगाएंगे. अगर आप मिक्स सप्लाई की डेफिनेशन देखते हो, ओके, मिक्स सप्लाई की डेफिनेशन देखते हो बॉस, तो यहां पे ओके मिक्स सप्लाई मतलब क्या, मिक्स सप्लाई मतलब वो सिंगल प्राइस पे होना चाहिए तो मिक्स, सिंगल इनवॉइस में नहीं, सिंगल प्राइस पे होना चाहिए तो मिक्स सप्लाई. ओके, तो मेरा क्या कहना है, मेरा ये कहना है इनवॉइस एक बन सकता है, जैसे आप किराना शॉप में जाते हैं इनवॉइस एक ही रहता है. अगर प्राइस सेपरेट है, प्राइस देखना है हमें, प्राइस सेपरेट है तो वो मिक्स सप्लाई नहीं है, वो अलग अलग सबकी प्राइस दी है. पेमेंट क्यों ना सिंगल हो, हमें सिंगल पेमेंट भी नहीं देखना है, सिंगल इनवॉइस भी नहीं देखना, हमें सिंगल प्राइस देखना है. और प्राइस सिंगल होगी तो मिक्स में जाएगा, तो हाईएस्ट रेट लगेगा. यहाँ प्राइस सिंगल नहीं है, प्राइस सेपरेट है, इसलिए ये मिक्स में नहीं जाएगा और ये जो है इंडिविजुअल असेस होगा. देखो, इन गिवन केस द आइटम सप्लाइड बाय दमदम इलेक्ट्रॉनिक्स आर नॉट नेचुरली बंडल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ ट्रेड, देयरफॉर इट्स नॉट अ कंपोजिट सप्लाई. Akbar retailer store has paid a composite discount price of this good. Dum-Dum Electronic has not charged a single price. हमें सिंगल प्राइस होता तो वो मिक्स होता. ओके, सिंगल प्राइस नहीं है तो वो मिक्स सप्लाई भी नहीं है. सो इंडिविजुअल आइटम्स आर टैक्सेबल एट द रिस्पेक्टिव रेट्स एप्लीकेबल टू देम. हाँ, और मैंने ऑथर नोट भी दिया कि अगर ये क्वेश्चन ज्यादा मार्क्स के लिए आया तो आप मिक्स सप्लाई का डेफिनेशन भी दो, मिक्स सप्लाई कब बोला जाता है ये भी डेफिनेशन दो अगर इस पे आता है. बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये, यानी मैक्सिमम स्टूडेंट गलती कर देंगे, हाईएस्ट रेट ले लेंगे. क्यों, क्योंकि सिंगल इनवॉइस बोला है. नहीं बॉस, सिंगल इनवॉइस नहीं चाहिए हमें, सिंगल प्राइस चाहिए. डन. चलिए ठीक है. अब देखो, एक्सप्लेन द कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई. If a trader launches a package sale for marriage containing double bed, refrigerator, washing machine, wooden wardrobe and single rate है. अब यहाँ सिंगल रेट अज्यूम करे तो सिंगल रेट कौन सा, सिंगल वेदर रेट. अब जो वर्ड दिया है सिंगल रेट क्या हम प्राइस ले या जीएसटी रेट ले, थोड़ा कंफ्यूजन है. ओके, सिंगल प्राइस माने या जीएसटी रेट माने, तो सारे सिंगल रेट पे है. ही इज इशूइंग इनवॉइस शोइंग वैल्यू ऑफ ईच गुड सेपरेटली, सबकी वैल्यू अलग दी है. Whether in this case mix supply or composite supply, explain.
ये एग्जाम में क्वेश्चन आया और सच में कहो तो कंफ्यूजन था। एक तरफ कह रहे हैं कि वैल्यू सेपरेट है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि सिंगल रेट है। अब जब वैल्यू सेपरेट बोली है तो वो सिंगल रेट जीएसटी के होने चाहिए, ऐसा समझ में आया। लेकिन सजेस्टेड में आंसर देखो क्या कहा। पहले तो कंपोजिट सप्लाई की डेफिनेशन, टू और मोर टैक्सेबल सप्लाईज नेचुरली बंडल इन कंजंक्शन विद ईच अदर, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस और वन ऑफ द प्रिंसिपल सप्लाई। मिक्स सप्लाई की डेफिनेशन, टू और इंडिविजुअल सप्लाई, इंडिपेंडेंटली सप्लाई हो सकते हैं पर टुगेदर है, सिंगल प्राइस पे है और नॉट। अब देखो यहाँ पे items such as double bed, refrigerator, washing machine, wooden robe are not naturally bundled. Invoice for supply shows separate values for each item. Separate value दे दी गई है. Package is not supplied at single price. In short, यहाँ पे वो जो सिंगल रेट बोला है वो सिंगल रेट हमें प्राइस नहीं लेना है, जीएसटी रेट लेना है, क्योंकि वो खुद बोल रहे वैल्यू अलग अलग है। तो इसका मतलब ये मिक्स सप्लाई भी नहीं है क्योंकि सिंगल प्राइस पे नहीं है। द सप्लाई फॉर सच आइटम एज पैकेज नाइदर कॉन्स्टिट्यूट कंपोजिट और मिक्स सप्लाई, और वो इंडिविजुअली जीएसटी में आएगा इंडिविजुअली। तो ये प्रॉब्लम है, स्टूडेंट को कैसे कंफ्यूज किया, सिंगल रेट बोल दिया और इधर सेपरेट वैल्यू। तो वहां आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कि सेपरेट वैल्यू बोला मतलब ये सिंगल रेट जीएसटी का रेट है। सिंगल रेट मतलब सिंगल प्राइस नहीं हुआ, सिंगल रेट मतलब जीएसटी का सेपरेट रेट है। वैल्यू अलग है, वैल्यू अलग है, और वो मिक्स सप्लाई में भी नहीं आएगा क्योंकि मिक्स सप्लाई के लिए सिंगल प्राइस चाहिए, सिंगल वैल्यू चाहिए। ओके, तो वो इंडिविजुअली ही असेस किया जाएगा। चलिए बेटा, तो इस तरह से हमने जो क्वेश्चंस बचे थे चैप्टर 2 के वो हमने खत्म कर दिए और पूरा डिस्कशन खत्म कर दिया। आपको ये डिस्कशन इजी लगा होगा। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, ऑल द बेस्ट। ऐसे ही पूरा जीएसटी खत्म करेंगे और बहुत मजा आएगा आपको। लेकिन जो क्वेश्चन मैंने लिख कर देखा बोला वो लिख कर देखना। डन? ओके, थैंक यू।